अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। भली करे आया जी आया नू बशत के बखैर रागले। नया दिन के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हूँ महक अस्लाम। गुड मॉर्निंग, जुम्मा मुबारक, नया दिन मुबारक। तो जनाब आज बहुत सारी नई खबरें हैं, बहुत सारे नए मौज़ूआत हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें बहुत इजाफा आता है और फिर आवाम परेशान हो जाती है। अब आप सब लोग समझ चुके होंगे, जो जो इस वक्त नाश्ता कर रहा होगा, ऑफिस के लिए तैयार हो रहा होगा, सबको पता चल गया होगा कि जी महक इस वक्त पेट्रोल की बात करिए। मुल्क में पेट्रोल महंगा हुआ तो सड़कों पर गाड़ियां हमने देखा कि कम हो गई। मंडियों से फल और सब्जियां शहर ना पहुंचने पर उनके दाम बढ़ चुके हैं। जबकि दूसरी जानिब नवाबशाह में पेट्रोल महंगा होने पर रक्षा ड्राइवर्स ने खूब एहतजाज किया और कल हमने देखा कि सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल हो रही थी कि मुजाहिरीन ने 2 रक्षों को आग लगा दी और लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे थे। और जिससे समझ आती है कि भाई हर शख्स जो है वो महंगाई से परेशान, बहुत परेशान है। लेकिन इन्हीं चंद कहानियों में कुछ ऐसी कहानियां भी निकल आती हैं जो कि हौसला अफजा होती हैं। फैसलाबाद की एक ऐसी खातून है जो दिहाड़ी पर काम करती थीं, अब लोग उनके पास काम करने आते हैं। वो क्या करती हैं आगे चल के ये भी जानेंगे। अच्छा जी, ना सेहत का निज़ाम है बेहतर, ना तालीम का निज़ाम बेहतर है, ना ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। बच्चे स्कूल जाते हैं तो बसों पर लटकते नज़र आते हैं। लेकिन अब बच्चे मौसीकी सीखेंगे क्योंकि महकमा तालीम सिंध ने फैसला कर लिया है। इस पे भी आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। और जनाब अली, आज हम आपको बताएंगे कि जो फलों का बादशाह है उसकी कितनी जो है हम डिफरेंट तरीके से उसकी डिशेस बना सकते हैं और क्या क्या बना सकते हैं। शेक इज़ वन ऑफ द कॉमन एस्पेक्ट्स नाउ, और दीगर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं वो बताएंगे आज। अच्छा, जो दीगर चीज़ें होती हैं ना वो बड़े ट्रिकी होती हैं क्योंकि उसके अंदर आज हम बहुत सारी चीज़ें ऐड करेंगे। आपके लिए तो हर चीज़ ट्रिकी होती है क्योंकि बनाना नहीं आता ना। हाँ। मगर ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने अपने इस प्रोग्राम में किचन के सेगमेंट से बहुत कुछ सीखा है, सो आज मैं कुछ सीखूंगी। अच्छा, मैं ये सोच रहा था कि मैंने बहुत कुछ सीखा तो आज मैं कुछ बनाऊंगी। नहीं, मैं आज भी कुछ सीखूंगी। सीखने का अमल जारी रहना चाहिए। चलें जी, पानी एक नेमत है, इंसान पानी के बगैर नहीं रह सकता। लेकिन हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि जो पानी है वो साफ़ नहीं होता। बहुत सी जगहों पर पहले तो पानी आता ही नहीं है, लेकिन जहाँ पानी आता है वो पानी गंदा होता है। लेकिन आज हम एक ऐसे शख्स से आपको मिलवाएंगे जिसने ये मसला हल कर दिया। और जंगलात कुदरत का हसीन तोहफा। पाकिस्तान में जंगलात वैसे ही कम हैं, बारिशें ना होने और इंसानी गफलत से कुदरत का ये तोहफा तबाह हो रहा है। 1 साल के दौरान जंगलात में आग लगने के 2000 वाक़यात हुए हैं। कहीं आग खुद लगी तो कहीं जानबूझकर लगाई गई। ठीक है जी। अच्छा, अब ज़रा मौसम की बात कर लेते हैं। प्री मानसून बारिशों का आगाज़ हो गया है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में रात से बारिश का सिलसिला जारी है। कहीं आंधी, कहीं फिसलन तो कहीं दीवार गिरी और हमने देखा कि कई अफराद जो हैं जो जान की बाजी भी हार गए। ये एक ऐसी चीज़ होती है बारिश जो कि अब्र रहमत होती है, बट ना अहली की वजह से, गलत इंतज़ामात की वजह से, मिसमैनेजमेंट की वजह से ये बड़े ज़हमत बन जाती है। जब हमें पता है कि हर साल हमारे मुल्क में ये महीने मानसून के होते हैं तो हम क्यों पहले से तैयार नहीं रहते। और हमें अब मज़ीद एहतियात बरतनी चाहिए, स्पेशली जब बारिश हो। बाइक मत चलाएं, रुक जाएं। बारिश हो रही है किसी ऐसी जगह पर मत हो जहाँ पर दीवार कच्ची है, छतें कच्ची हैं, वहाँ से बाहर निकल आए। आपकी ज़िंदगी का सवाल है। अच्छा जी, आगाज़ तो आज जो है हम शो का आगाज़ करेंगे ज़िमनी इंतखाब से, कि जो लग ही नहीं रहा था कि कोई इंतखाब हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि टर्न आउट इंतहाई कम था। NA 240 कराची यहाँ होने वाले ज़िमनी इंतखाब में MQM पाकिस्तान ने फतह तो समेट ली है। 309 पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज आए। अब इसके मुताबिक MQM के मोहम्मद अबू बकर 10,683 वोट लेकर कामयाब हुए और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने नताइज तस्लीम करने से इनकार कर दिया। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। NA 240 पर ज़िमनी इंतखाब, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने मार लिया मैदान। 309 पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज। MQM के मोहम्मद अबू बकर 10,683 वोट लेकर कामयाब हुए। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के शहजादा शहबाज 10,618 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। आज NA 240 के इस इलेक्शन में जनाब मोहम्मद अबू बकर साहब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के 10,683 वोट लेकर कामयाब करार पाए।
कामयाबी पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कारकुनों ने जश्न मनाया। जबकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने नताइज तस्लीम करने से इनकार कर दिया। पूरे पाकिस्तान में कहीं भी कोई साबित नहीं कर सकता कि टीएलपी ने कहीं भी पोलिंग अमला रुकवाने के लिए कोई तशद्दुद या कोई किसी किस्म की रुकावट पैदा की हो। ये उन्हीं का काम है जिनका वतीरा है और जो इस तरीके से इलेक्शन लड़ते हैं, और जिनको वाज़े अपनी हार नजर आ गई थी, उसके बाद वो बौखला गए और उन्होंने ऐसे होश हथकंडे शुरू कर दिए। और टीएलपी ऐसे तमाम हथकंडों को यकसर मुस्तरद करती है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक महाजिर कौमी मूवमेंट तीसरी, पीपल्स पार्टी चौथी, जबकि पीएसपी 5वें नंबर पर रही। ज़िमनी इंतखाब में वोटिंग टर्न आउट सिर्फ 8.38% रहा। एनए 240 के ज़िमनी इंतखाब के दौरान लांठी का इलाका मैदान जंग बना रहा। लाठियाँ चली, दंगा फसाद हुआ, इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजता रहा। सियासी जमातों के दरमियान मुसल्लह तसादुम के नतीजे में एक सियासी कारकुन सैफुद्दीन जाम भाग, जबकि 9 अफराद जो हैं वो जख्मी हो गए। पीएसपी और टीएलपी ने एक दूसरे पर हमलों का इल्ज़ाम भी लगाया और ये तमाम तर जो मार धाड़ हुई है ये एक जमात थी जो कि 3 धड़े हो चुकी है और आपस में लोग लड़ते रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। इलेक्शन कमीशन ने कराची में एनए 240 इलेक्शन के दौरान हंगामा आराई का नोटिस ले लिया है। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज अनवर चौहान कहते हैं कि मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस बात का सख्त नोटिस लिया है। मेरे पास चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की टेलीफोन कॉल्स भी आती रही, मुझसे सारा दिन राब्ते में रहे। उन्होंने मुझे सख्त हिदायत की कि इस सिलसिले में सख्ती के साथ निपटा जाएगा और किसी के साथ कोई जो है इम्तियाजी सलूक ना किए जाए। मैंने डीआरओ साहब को कहा है कि जो भी वाक़यात पेश आए उनकी तफसीली रिपोर्ट पेश की जाए और जहाँ जहाँ पोलिंग स्टेशन पर इस तरह के सिलसिले हुए हैं वहाँ पे तमाम इलेक्शन के सामान की सिक्योरिटी का वाफिर बंदोबस्त किया जाए और पोलिंग अमले को बाखैर खूबी पोलिंग स्टेशन से आरओ के दफ्तर में पहुँचाया जाए। लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है कि अगर किसी हलके में जिसकी इतनी बड़ी आबादी हो वहाँ टर्नआउट सिर्फ 8% रहे तो ऐसे इंतखाबात क्या ही इंतखाबात। अब इंतखाबात की बात हो ही रही है तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने एक बार फिर नए इंतखाबात का मुतालबा कर दिया है। सवाल उठाया है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने जब तस्लीम कर लिया कि मुदाखलत हुई है तो क्या तहकीकात नहीं होनी चाहिए थी। इन्होंने जो पेट्रोल की और डीजल की कीमत बढ़ाई है जिसका सारी इकोनॉमी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, बेचारा निचला तबका पिस जाएगा। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने तस्लीम किया कि मुदाखलत हुई है तो क्या उसके ऊपर इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए थी? इनके पास तो रोड मैप ही नहीं है, बजाय कॉन्सेंट्रेट करें इकोनॉमी के ऊपर। मैं आज आपको कह रहा हूँ कि बाय इलेक्शन में जो धांधली का प्लान बना हुआ है और जो होने वाला है ये पूरा हमारे इलेक्टरल प्रोसेस को डिस्क्रेडिट करने वाला है। जो पाकिस्तान इधर इस वक्त तेजी से जा रहा है जिस तरफ, मुझे खौफ है कि ये श्रीलंका की तरफ जा रहा है। एक चीज निकाल सकती है इस मुल्क को इस दलदल में जिसमें फंसते जा रहे हैं, वो एक चीज है साफ और शफाफ इलेक्शन। आपने इंतजार कर रही है, मैंने आपको कॉल दूंगा और आपने सब ने मेरे साथ निकलना है। इमरान खान DGISPR को सियासत से दूर रखने का मशवरा देते हैं तो फिर वो इस मामले को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में क्यों लेकर गए। लीगी नायब सदर मरीम नवाज का सवाल, कहा DGISPR इमरान खान को खुश करने के लिए झूठ तो नहीं बोल सकते। सवाल ये नहीं है कि साजिश हुई या मदाखलत हुई। इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि ये सियासी मामला है, DGISPR को इसमें बोलने की कोई जरूरत नहीं। फितना खान से ये पूछना चाहती हूँ कि अगर ये सियासी मामला था तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में बतौर वजीर आजम उसको क्यों लेकर गए? वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है, नेशनल सियासी कमेटी नहीं है, कोई सियासी बैठक नहीं है, कोई सियासी बैठक नहीं है।
DG ISPR ने कल जो बात की है, उन्होंने जो बात की कि साजिश नहीं हुई, वो अपने पास से कोई सियासी बात नहीं करे, वो फैक्ट्स पे बेस बात कर रहे हैं और सिर्फ इमरान खान को खुश करने के लिए वो झूठ को सच बना के पेश नहीं कर सकते। ये कौमी सलामती का मामला है, नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, सियासी मामला नहीं है। मुजरिमाना बात है इमरान खान ने, जिसका दूसरा नाम फितना खान है, अपनी सियासत चमकाने के लिए उसने पाकिस्तान की सलामती को, पाकिस्तान की सिक्योरिटी को, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों को उसने दांव पे लगा दिया। अच्छा जी, अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और मौसम की बात करेंगे। प्री मानसून बारिशों की बात हो जाए तो पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में रात गए हमने देखा कि वक्फे से बारिश रही। लाहौर में तेज़ हवाओं के साथ होने वाली बारिश से मकान की दीवार गिर गई। अफसोसनाक सूरत हाल रही। एक ही ख़ानदान के 5 अफराद दम तोड़ गए, जबकि सराय आलमगीर में फिसलन के बायस गाड़ी नहर में गिर गई, 6 अफराद की जान चली गई। पंजाब में प्री मॉनसून बारिशों का सिलसिला जारी। लाहौर में गरज चमक और तेज आंधी के साथ बारिश ने जहां गर्मी की शिद्दत को कम किया, वहीं अफसोसनाक हादसा भी पेश आया। नश्तर कॉलोनी में मकान की दीवार गिरने से 2 खवातीन समेत एक ही खानदान के 5 अफराद जान से गए। वज़ीर आला पंजाब ने लवाहिकीन से अफसोस का इजहार किया। उनका कहना था कि दुख की घड़ी में वो सोगवार खानदान के साथ खड़े हैं। दूसरी जानिब सराय आलमगीर में बारिश और फिसलन के बाइस कार नहर में जा गिरी। 2 साला बच्चे समेत एक ही खानदान के 6 अफराद जाबाहक हो गए। रेस्क्यू एहलकारों ने कार और तमाम लाशों को नहर से निकाल लिया है। और इस्लामाबाद में आंधी के बायस झूला गिरने से 6 साला बच्चे समेत 2 अफराद जाँ भाग और 6 जख्मी हो गए। डिप्टी कमिश्नर इरफान मेमन कहते हैं कि जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। आदिल तनोली की रिपोर्ट में देखिए। झूला विफाकी दारुल हुकूमत में दरबार चंद पीर के मेले में लगाया गया झूला शदीद तूफान और आंधी की वजह से जमीन बोस हो गया। पिंडोरिया में पेश आने वाले खौफनाक हादसे में 2 जिंदगियों के चिराग गुल हो गए। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में मोहम्मद शफीक और 6 साल का बच्चा मूसा शामिल हैं। बच्चों समेत 6 अफराद जख्मी भी हुए। तूफान चला और झूला हिला, ठीक है। उस टाइम हम नीचे रेडी पर खड़े हुए थे, ठीक है। हमने अपनी अपनी जानें बचाई हैं। बहुत से लोग यहाँ पर मौजूद है जो उनके ऊपर झूला गिरा, लहूलुहान हो चुके हैं। इत्तला मिलते ही DC इस्लामाबाद पुलिस और दीगर इंतजामी अफसरान के हमरा मौका पर पहुँचे। रेस्क्यू टीमों ने जख्मी अफराद को इलाज के लिए पिम्स पहुँचा दिया। झूला ऊपर गिरने लगा था, मैं भागा हूँ, फिर मैं बेहोश हो गया था। तो हमारी एक बच्ची, एक बच्चा एक सीरियस है और एक बच्ची जो है थोड़ी ठीक है, नॉर्मल है। डिप्टी कमिश्नर इरफान नवाज मेमन कहते हैं मेला और झूले ज़िले इंतजामिया की इजाजत के बगैर लगाए गए थे। इंसानी जानों के ज़िया के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अच्छा जी, बारिशों का तो हमने आपको बता दिया, लेकिन बारिश होने से पहले और मौसम के हवाले से कि मौसम कैसा रहेगा, इस हवाले से कैसे पहले मालूम हो जाए कि बारिश होगी या मौसम ठंडा रहेगा या गर्म रहेगा, तो मेरे साथी एंकर फैसल करीम गए, उन्होंने रिपोर्ट तैयार की। और ये क्या रिपोर्ट थी, क्या देखा उन्होंने, आपको दिखाते हैं। ये मेरा, आपका और सारे ही जो कराची वाले हैं उनका सवाल है कि पता नहीं कब होगी बारिश। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि मैं इस तेज़ धूप में पसीना सुखाने के लिए क्यों खड़ा हुआ हूँ। तो उसकी वजह ये है कि पता नहीं कब होगी बारिश और मौसम कैसा होगा, उसके लिए हम रिलाई करते हैं मेट डिपार्टमेंट पे। लेकिन कुछ नौजवानों ने ये जिम्मेदारी उठाई है, कुछ यूनिट्स उन्होंने बनाए हैं। अब वो यूनिट्स क्या करते हैं, कितनी उनकी कॉस्ट आई है, कितना ये फ़ायदेमंद बेनिफिशियल है, ये सब पूछते हैं इनसे। तब तक मैं ज़रा पूछता हूँ कि कब होगी बारिश। ये जो आप मेरे अकब में देख रहे हैं यूनिट, ये क्या कहलाता है और क्यों बनाया गया है, ये सब पूछेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ओवैस हैदर जो कि वेदर एनालिस्ट हैं। ओवैस, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आप आए। नहीं, इट्स अ प्लेजर। मैं आपसे पहले छूटते ही पूछ लेता हूँ, बारिश कब होगी? बस ये प्री मानसून सीज़न का स्टार्ट हो रहा है और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और प्री मानसून विंड्स के इन्फ्लुएंस की वजह से बलूचिस्तान में भी खुश साली टूटी है, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे बारिश हुई हैं। कराची की बात की जाए, क्योंकि कराची वालों को तो बहुत ज़्यादा बारिशों का इंतज़ार होता है, तो हम यही बताते चलें कि जून के लास्ट डेज में जो है कुछ एक सिस्टम जो है कराची को अफेक्ट कर सकता है और इंशाअल्लाह ताला जुलाई में 2 से 3 स्पेल कराची शहर को मुतासिर करेंगे। ये सब आपको किसने बताया? ये बेसिकली हम लोग जो है बचपन कह लें तकरीबन 10 साल हो गए हमें pakweather.com और कराची वेदर अपडेट्स रन करते हुए।
तो अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है हमारी हम जो है बेसिकली गाइडलाइंस लेते रहते हैं, पीएमडी से भी गाइडलाइंस लेते रहते हैं, और तौसीफ़ आलम साहब जो है फॉर्मर चीफ़ मेट्रोलॉजिस्ट, उनसे भी हम गाइडलाइन लेते रहते हैं, जिसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हासिल हुई। फिर ऑनलाइन पूरी दुनिया भरी पड़ी है स्टडी के लिए, तो हमने वहाँ से काफ़ी सारी स्टडीज़ की। और बेसिकली मैं जो हूँ मैं जो इंजीनियर हूँ, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा आसानी हुई ये सब इंफॉर्मेशन लेने के लिए। और आपने फिर ये डिवाइस बनाया? जी जी बिल्कुल। ये क्या कहते हैं इसको? इसको जो है वेदर स्टेशन बोलते हैं। इसमें जो है एडिशनल फीचर इसके ये होते हैं कि आपको रेन की जो है मेजरमेंट बता रहा होता है, रियल टाइम टेम्परेचर बता रहा होता है, टेम्परेचर के साथ साथ विंड की डायरेक्शन बता रहा होता है, विंड की मेजरमेंट यहाँ से रिकॉर्ड होती है, और ये सोलर पैनल के थ्रू चल रहा होता है। साथ में जो है ये सोलर रेडिएशन भी रिकॉर्ड कर रहा होता है, ह्यूमिडिटी फैक्टर, प्रेशर और रियल टाइम टेम्परेचर हमें बताने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है। और ये इस वक्त हमारे पास कराची में 11 वेदर स्टेशन इस तरह के इंस्टॉल्ड हैं। हम जो है पीएमडी से भी पहले जो है रेन की अमाउंट बता देते हैं। तो यानी कि जो सरकारी अदादोशुमार होते हैं आप उससे भी पहले अपडेट कर देते हैं? जी ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि ये वेदर स्टेशन हमें रियल टाइम रेन की मेजरमेंट बता रहे होते हैं और साथ में रेन की इंटेंसिटी भी बता रहे होते हैं। इसके एडिशनल फीचर ये हैं कि हमें टेम्परेचर बता रहे होते हैं, साथ में जो है ह्यूमिडिटी फैक्टर बता रहे होते हैं, और हीट इंडेक्स, यानी कि आप चेक करते होंगे वेदर एप्लीकेशन पे कि टेम्परेचर कुछ है लेकिन वो हमें फील बहुत ज़्यादा होता है, तो ये चीज़ हमें रियल टाइम बता रहे थे। साथ में जो है सोलर रेडिएशन का भी इसमें फीचर शामिल है। अच्छा फिर तो ओवैस, ये जो सारे फीचर्स हैं ये आपके लैपटॉप पे और क्या ऐप के थ्रू मोबाइल पे भी ये है? बिल्कुल, हमने जो है इसको इतना इजी किया हुआ है कि वंडर ग्राउंड जो वेबसाइट है, इंटरनेशनली हर ऑर्गेनाइजेशन उसको यूज़ करती है, तो वहाँ पे इन सारे वेदर स्टेशन की प्लॉटिंग है, वहाँ पे जाके आप अपने अपने एरिया का वेदर की कंडीशन मालूम कर सकते हैं। साथ में हमने अपनी खुद से एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी बनाई हुई है। अच्छा, ये मुझे बताएं कि जो आपकी वेबसाइट है या आपकी ऐप है, ठीक है, तो उस पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, ज़रा ये मुझे पूरे ज़रा। अच्छा, हमारी जो वेबसाइट है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ हम कोशिश करते हैं कि वीकली और 15 डेज़ की पहले से फोरकास्ट अलर्ट इशू कर सकें, ताकि जो है आपको पता है कि कराची में अगर बारिश हो जाती है तो शहर का पूरा निज़ाम धर्म भरम हो जाता है। हमारी यही कोशिश है कि अब जैसे मानसून आ रहा है, कमिंग जो सीज़न है हमारा जो स्टार्ट होने वाला है, उसमें भी हमने यही अलर्ट इशू किए हुए हैं कि इस दौरान अर्बन फ्लडिंग भी कराची में हो सकती है। 1 से 2 मरतबा काफ़ी ज़्यादा बारिशें होने की वजह से अर्बन फ्लडिंग का सामना करना पड़ सकता है। साथ में जो है विंड स्टॉर्म भी चल सकते हैं, जिसकी वजह से कराची शहर में जो है अल्लाह ना करे कोई नाखुशगवार वाक़यात भी पेश आ सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब 80 to 90% एक्यूरेसी है, तो ये जो मेट डिपार्टमेंट है ये कितना एक्यूरेट है? मैथ डिपार्टमेंट भी हम ज़ाहिर है वो भी हमारे एक तरह से हम भी उनसे गाइडलाइन लेते रहते हैं, लेकिन वो जो है उनकी कोशिश ये होती है कि शॉर्ट टर्म वेदर प्रेडिक्शन दें, वो 3 दिन पहले ही बताते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि हम जो है 15 डेज़ पहले या वीकली अपडेट्स में जो है अपडेट्स अपने लोगों तक बताते रहते हैं। आपकी कोई टीम है पूरी ये, और कब से आप ये काम कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस वक्त जो है पाकिस्तान भर में काफ़ी सारे मेंबर्स हैं। हमारे इस वक्त जो है 100+ रेन गेजेस पाकिस्तान भर में इंस्टॉल्ड हैं, वेदर स्टेशन इंस्टॉल्ड हैं, साथ में HTC डिवाइसेस हैं, जिसकी मदद से लोग मेंबर्स हमें जो है अपने एरिया की वेदर अपडेट्स जो है रियल टाइम वेदर अपडेट्स फराम करते रहते हैं, टेम्परेचर और रेन की मेजरमेंट फराम करते हैं। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे जो मेंबर्स हैं, फैज़ान हो गए, हसीब हो गए और अंसर हो गए, वो आ नहीं सके, वो भी होते तो अच्छा होता, लेकिन वो मसरूफ़ थे, तो इसलिए मैं नुमाइंदगी कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे आखिर में ये बताएं कि आप इतनी एक्यूरेसी से लेके चल रहे हैं, इतने छोटे सेटअप के साथ इतना बड़ा काम कर रहे हैं, तो किसी ऑफिशियल ने रब्ता किया कि यार हमारे साथ आएँ, बैठें और कुछ हमसे सीखें और कुछ एक्यूरेसी हमें भी सिखाएं? नहीं, फ़िलहाल तो किसी ने ऐसा कांटेक्ट नहीं किया। ईद जो है इस दफ़ा मानसून में आ रही है, तो लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि कराची में जैसे बहुत बड़ा सिटी है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हमने देखा कि रिसेंट ईयर में काफ़ी ज़्यादा जानवरों का जानी नुकसान हुआ, तो लोगों से हमारी यही रिक्वेस्ट होगी कि अपने जो जानवरों को जो है वो इलेक्ट्रिक पोल से हरगिज़ ना बांधें और उनको शेड प्रोवाइड करें, ताकि आपके जो है ईद कुर्बा के जानवर जो है महफूज रह सकें। ये बड़ी ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ ओवैस, और इन्होंने और इनकी टीम ने छोटे छोटे यूनिट से इतनी एक्यूरेसी की है कि जहाँ पे सरकारी महकमा जो है वो आपको 3 दिन 4 दिन पहले अलर्ट फराहम करता है, वहीं ये लॉन्ग टर्म यानी कि 7 दिन और 15 दिन के ऊपर आपको ये फराहम कर देते हैं
कि क्या होने जा रही है, कितनी बारिश होने जा रही है, कहाँ होने जा रही है, मैग्नीट्यूड क्या होगा उसका, और तमाम तर मामलात। बड़ा ही ज़बरदस्त ये इक़दाम है। तो तब तक जो है वो हम भी ज़रा देखते हैं ऊपर के कब बारिश हो रही है, तब तक आप शो एंजॉय करें। जी, तो आपने देखा कि जो हमारे कराची के नौजवान हैं, वो जो हमारा मेट डिपार्टमेंट है, मेट डिपार्टमेंट जो है वो 1 दिन 2 दिन पहले की वार्निंग देता है, लेकिन इन्होंने क्या किया है, इतनी एक्यूरेसी के साथ अब ये 1 हफ्ते और 15 दिन पहले बता सकते हैं कि जी बारिश कब कितनी कैसे, गर्मी कब कितनी कैसे पड़ रही है। यानी आपने कब पकोड़े खाने, कब पकोड़े नहीं खाने, ये आपको 15 दिन पहले पता चल जाएगा। सब बेसन का इंतजाम कर लें, वैसे ही बहुत महंगाई होगी है, क्या पता 15 दिन में बेसन मजीद महंगा हो जाए, पहले ही खरीद के आप रख लें। अच्छा जी, अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। उर्दू इंग्लिश पर उबूर कहीं हो ना जाए बच्चे किताबों से दूर, तलबा के हाथों में होगा तबला, बच्चे बिखेरेंगे सुर और साज। महकमा तालीम सिंध ने स्कूल्स के बच्चों को मौसीकी सिखाने का फैसला कर लिया है। अब 1,500 म्यूज़िक टीचर्स भी इस हवाले से भर्ती किए जाएंगे। तो ये सब प्रोसीजर होगा कैसे, इस सब पे बात करेंगे। वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह साहब हमारे साथ मौजूद है। सरदार साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया अनादन को वक्त देने के लिए। मौसीकी को स्कूल के निसाब में शामिल करने की ज़रूरत क्यों पेश आई, क्या सोच है इसकी, इस आप लोगों की इसके पीछे? देखिए, जनरल ज़िया के दौर से पहले, भुट्टो साहब के वक्त में और इस पूरे पहले जो पाकिस्तान बनने के बाद स्कूल में म्यूज़िक टीचर होते थे, आर्ट टीचर भी होते थे, जिसको ड्राइंग टीचर डीटी का नाम दिया जाता था। और मैं जहाँ स्कूल में पढ़ा वहाँ पे भी टीचर, म्यूज़िक टीचर होते थे। और जरीना बलोच जो सिंध की सबसे बड़ी सिंगर है, वो उस स्कूल में टीचर थी। उसके बाद ये म्यूज़िक को और हमने आर्ट को मुकम्मल तौर पे हमारे स्कूलों से उनको हमने बाहर कर दिया और खारिज कर दिया। उसका नुकसान ये हुआ कि जितनी अदम बर्दाश्त, जितने एक्सट्रीमिस्ट रवैये, इंतहा पसंदी जो हमारे बच्चों में पैदा हुई, जो आज की जनरेशन में आई, उसका सबसे बड़ा सबब ये है कि हमने आर्ट और म्यूज़िक से उनको दूर कर दिया। अब ये लाने का ये था कि एक तो बच्चे की जो तख्लीकी सलाहियत है वो उजागर होती है इन को करिकुलर एक्टिविटीज़ में। स्पोर्ट्स तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स के साथ साथ म्यूज़िक और आर्ट के हमें क्या पता कि कोई बच्चा कल का मेहदी हसन बनेगा, हमें क्या पता। हम तो उसको इंजीनियर बनाना चाह रहे हैं, वो मेहदी हसन बन सकता है। वो कल की कोई मलका तरन्नुम नूरजहां जो है वो किसी स्कूल में आज बच्ची की शक्ल में मौजूद हो। तो हमारा ये था कि जो बच्चे में सलाहियत है जिस चीज़ की, वो अपनी साइंस, मैथ, इंग्लिश और दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ साथ उसकी जो कॉग्निटिव एबिलिटी है वो भी डेवलप हो, और क्रिटिकल अप्रोच, तख्लीकी जो उसकी जो सलाहियत है वो भी उजागर हो। तो इसको सामने रखते हुए हमने ये 1500 इनिशियली जो टीचर्स वो हमने प्रपोज किए। अच्छा सरदार साहब, ये जो 1500 टीचर्स आप भर्ती करेंगे, इनको भर्ती करने का क्या प्रोसीजर होगा? इनकी शमूलियत के लिए कोई सनद दरकार होगी, कोई एक्सपीरियंस इनसे मांगा जाएगा, किस चीज़ को मद्देनज़र रखा जाएगा? देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक तो ये है कि जो म्यूज़िक टीचर हैं उनको अलग करना पड़ेगा कि जो म्यूज़िक टीचर हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो म्यूज़िकोलॉजी में उनके पास कोई डिग्री हो। एक कोई अच्छा आर्टिस्ट है जिसको राग का, सुर का, सरगम का जिसको पता है, जो गा भी सकता हो, सिखा भी सकता हो। गाना बड़ी बात नहीं है, सिखाना बड़ी बात है। कई हमारे आर्टिस्ट ऐसे हैं जो अच्छा गा लेते हैं मगर सिखा नहीं सकते। तो इस हवाले से तरीक़ेकार बिल्कुल शफाफ होगा। म्यूज़िक टीचर के लिए ये होगा कि हमारे पास जितने भी एकेडमीज़ हैं जो म्यूज़िक सिखा रही हैं बच्चों को, जैसे आर्ट्स काउंसिल में म्यूज़िक एकेडमी है, जैसे सिम्पा हमारे जामशोरों में कायम किया है, जैसे नापा है, जैसे आपका इंडस वैली स्कूल है, जैसे आपका NCA लाहौर है। तो उनकी एक हम एक ज्यूरी बनाएंगे और उसमें जितने भी फ़नकार हमारे हैं वो उसमें अप्लाई करेंगे। फिर जो टीचिंग मेथडोलॉजी और उनकी क्राइटेरिया पे, TORs पे जो पूरे उतरेंगे तो उनको हम जो फिर वो रिकमेंड करेंगे और अपॉइंट करेंगे। मगर ये होगा थर्ड पार्टी के थ्रू। इसमें मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि फेवरेटिज्म नहीं होगा और इसमें कोई भी अपना नवाजी का आंसर इसमें शामिल नहीं होगा। और जो आर्ट टीचर का जहाँ तक सवाल है आपका, तो वो डेफिनेटली हमारे पास बहुत बेशुमार ऐसे मास्टर्स फाइन आर्ट्स में किए हुए बेरोज़गार बैठे हुए हैं जिनके पास रोज़गार नहीं है। उनकी एक अपनी जो फाइन आर्ट्स पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटीज़ और डिपार्टमेंट्स, उन पे मुश्तमिल एक थर्ड पार्टी बनाएंगे। वो उनकी टेस्ट कंडक्ट करके हमें नाम रिकमेंड करेंगे। अच्छा,
सरदार साहब, कई सरकारी स्कूल्स में अभी तक तो बुनियादी सहूलियात ही नहीं हैं, तो क्या महंगे आलात मौसीकी हर स्कूल में दस्तयाब हो पाएंगे? देखिए, इसमें म्यूज़िक सिखाने के लिए मैं आपको बताऊं, कोई ड्रम की और गिटार की इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। और इसमें बुनियादी जो है हारमोनियम और बाजा जो है वो भी काम करता है। जो भी उस्ताद सिखाता है वो एक इंस्ट्रूमेंट पे सिखाता है, जो मार्केट में 10,000 का मिलता है या 12,000 का मिलता है। इसमें कोई म्यूज़िक के महंगे आलात आप समझे कि हम कोई स्टूडियो हर स्कूल में बनाने नहीं जा रहे। हम स्कूल में एक म्यूज़िक टीचर दे रहे हैं, जो बच्चा सीखना चाहेगा उसको वो टीचर सिखाएगा, उसकी म्यूज़िक की क्लासेस वो चलाएगा। और जो बच्चा नहीं सीखना चाहता, ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होगी। मैंने कहा कि ये इसमें हम जो लाए हैं ये प्रोविजनल है, यानी ये हमने उसको प्रोवाइड कर दिया है उस स्कूल को टीचर। अब वहाँ पे जो बच्चा सीखना चाहेगा उसको सिखाएंगे। जो हमद और नअत सीखना चाहता है उसको हमद और नअत भी सुर में गाना वही म्यूज़िक टीचर सिखा सकता है। और अगर कुरान शरीफ की कोई तिलावत भी करेगा, अगर वो सुर में होगी तो सबको अच्छी लगेगी। तो मैं समझता हूँ कि इसमें जो भजन गाने वाला है, हमारा कोई हिंदू बच्चा वो भजन सीखना चाहता है तो वो भजन सीख लेगा। जिसको हमद और नअत गानी है वो नात सीखेगा। इसमें लाजमी नहीं है कि वो दुर्गा और भैरवी सीखने के लिए बच्चा वहाँ पे मौजूद होगा। तो इसमें कोई इतनी बड़ी वो नहीं है। ओके अच्छा सरदार साहब, दुनिया फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है, जिसे आप फनटेक भी कहते हैं, और आपको क्या नहीं ये लगता कि महकमा तालीम सिंध को अब डिजिटल साइंस और टेक्नोलॉजी को निसाब का लाजमी हिस्सा बनाना चाहिए, इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? जी हम कर रहे हैं। हम ऑलरेडी हमारे निसाब में कंप्यूटर जो है वो लाजमी है और डिजिटल टेक्नोलॉजी को हम उसमें इनकारपोरेट कर रहे हैं। ऑलरेडी निसाब में वो शामिल है, करिकुलम काउंसिल से रिकमेंडेशंस गई हुई हैं और हम अपने निसाब को, टेक्स्ट बुक्स को बेतदरीज मॉडर्न लाइंस पे ला रहे हैं। हमने पहले भी कहा, हमने एसएनसी को जब रिजेक्ट किया था सिंगल नेशनल करिकुलम को, तो हमने ये भी कहा था कि हम दुनिया के हर निसाब से ऐसी अच्छी चीज़ें उठा के हम अपने निसाब में शामिल करेंगे। डेफिनेटली मैं जब आया मिनिस्टर बना तो उस वक्त बुक्स पब्लिश हो चुकी थी और अब जो नेक्स्ट में हमारा होगा वो अपडेटेड निसाब होगा। मैं नहीं कहता कि मुकम्मल तौर पे जो हम चाहते हैं वो होगा, मगर बहुत हद तक बेहतर होगा। और निसाब का और ये अमल जो है ये मुस्तकिल उसमें चीज़ें शामिल करने का ये अमल है, उसको बेहतर डेवलप करने का अमल है और ये मुस्तकिल होना चाहिए और मुस्तकिल उसको रखेंगे और होता रहेगा। जैसे हम साइंस म्यूज़ियम बना रहे हैं, अभी हमने इनिशियली ये किया, ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान में पहली मरतबा है कि हमारे पास जो साइंस म्यूज़ियम है वो इस्लामाबाद में एक म्यूज़ियम है। और उसके बाद हमारे जो बच्चे हैं वो जाते हैं तो उसको कोई साइंस के हवाले से, वो साइंस थ्योरेटिकली तो पढ़ते हैं मगर वो कहाँ से देखें चीज़ें कि साइंस में दुनिया में क्या इनोवेशंस हुई हैं, साइंस जो है और टेक्नोलॉजी कितनी डेवलप हुई है। तो हमने अभी अपनी बजट में ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है, चेयरमैन बिलावल साहब की हिदायतों पे हमने हर डिवीज़नल हेडक्वार्टर में एक साइंस म्यूज़ियम भी हम बना रहे हैं जो बच्चों की साइंसी नशो नुमा के लिए अपना अच्छा मौसर किरदार अदा करेंगे। अच्छा सरदार साहब, क्या सिर्फ 1500 टीचर्स तमाम सरकारी स्कूल्स में टीचिंग के लिए काफ़ी होंगे? मैं समझता हूँ 1500 इनिशियली हमने लिए हैं बड़े स्कूल्स के लिए। जो हमारे बड़े स्कूल्स हैं जैसे हाई स्कूल है, उसमें हाई स्कूल में एक म्यूज़िक टीचर हम देंगे। इतने हमारे पास वसाइल नहीं थे और हमने 700, इसमें 750 म्यूज़िक टीचर होंगे, 750 आर्ट टीचर्स होंगे। तो 750 आपके जो बड़े स्कूल हैं उसमें ये टीचर जाएंगे। और ये आप कह रहे हैं कि हासिल करना, आप मुझे बताइए कि हर साल कराची यूनिवर्सिटी के फ़ाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट से, आपके इंडस वैली से, आपके सिंध यूनिवर्सिटी से, आपके शाह लतीफ़ यूनिवर्सिटी से, जो आपके तकरीबन कोई 60 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी सिंध में मौजूद हैं, जिसमें तकरीबन कोई 10-12 यूनिवर्सिटीज़ में फ़ाइन आर्ट्स पढ़ाया जाता है। उसमें से जो ग्रेजुएट आप लास्ट कितने सालों से बैठे हुए हैं, मास्टर्स और बैचलर्स किए, तो मेरे ख्याल में वो कोई मुश्किल नहीं है। और फ़नकार तो वैसे भी हमारे पास हज़ारों की तादाद में है, कोई वो सैकड़ों की तादाद में नहीं है। और इससे होगा कि नौजवान जो अच्छे म्यूज़िकोलॉजी में करके आए उनको भी मौका मिलेगा और जो हमारे अच्छे आर्टिस्ट हैं उनको भी रोज़गार भी मिलेगा और हमारे स्कूल्स में मौसीकी और रंगों की बहार आएगी। ठीक है सरदार साहब, बेहद शुक्रिया, आपने वक्त दिया गुफ्तगू की। अच्छा जी, अभी एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो जहाँ पानी साफ़ नहीं आता वो क्या अमल करेंगे जी पानी साफ़ आना शुरू हो जाए, या कौन सी ऐसी टेक्निक है कि आपको पता चल जाएगा कि पानी गंदा है या नहीं, और सस्ता भी है, ये बहुत सस्ता भी है, इसको बताएंगे हम आपको ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मैंने आपको बताया था ना कि जब हम ब्रेक पे से वापस आएंगे तो साफ़ पानी की बात करेंगे। पानी को फ़िल्टर करने का सस्ता, मयारी और आसान तरीन हल निकाल लिया गया है।
कराची के नौजवान ने एक ऐसा फिल्टर तैयार किया है जो 10,000 लीटर पानी को साफ शफाफ बना देता है। अच्छा फैसल, ये पानी जितना मर्जी गंदा हो लेकिन ये साफ हो जाएगा। अच्छा, ये ख़ास तौर पे हमारे मुल्क में जहाँ पे एक तो वाटर स्कैर्सिटी का मसला है और दूसरा मसला गंदे कंटेमिनेटेड वाटर का भी मसला है। बहुत सारे इलाकों में तो पानी है नहीं। अच्छा, जहाँ है वो इतना गंदा है कि लोग पीने से कासिर हैं। लेकिन अब हुआ ये है कि एक टीम है लड़कों की जिन्होंने ये काम किया। ये काफ़ी अर्से से कर रहे हैं और मैं काफ़ी अर्से से इनको फॉलो कर रहा था। मैंने सोचा क्यों ना जी आज इनको बुलाया जाए और हम अपने आंखों से खुद देखे थे किस तरह कर रहे हैं। तो अब्दाल खान और नौफिल खान हमारे साथ मौजूद। अब्दाल अस्सलाम वालेकुम, नौफिल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? बिल्कुल। अच्छा, और इसके अलावा लाहौर में भी शायान के जो इसके करता धरता हैं वो फाउंडर हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन करा था, बट मौसम की खराबी की वजह से वो चले वहाँ तो पानी इतना आता है ना, पानी इतना आता है, लेकिन यहाँ नहीं। अगेन वही कि पानी आ रहा है और साफ नहीं आ रहा, तो आप सस्ते तरीके से कैसे अपने घर में अपने पानी को साफ कर सकते हैं? ये बताएं कि ये जो फिल्टर है आपका, ये कब आप लोगों ने बनाया, इसको कितना अर्सा हो गया? बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। तो ये फ़िल्टर की जर्नी शुरू हुई थी 2018 में, लेकिन उससे पहले हम लोग, चूँकि हमारे जो फाउंडर थे वो, उनकी स्टोरी इस तरह से थी कि वो यूईटी लाहौर गए और वहाँ पे उनका पेट ख़राब हो गया, क्रॉनिक डायरिया हो गया, तो ही लॉस्ट अबाउट 30% ऑफ हिज बॉडी वेट। तो उसकी वजह से मसले थे, खाने में मसले थे। अब वो जाहिर है वो कराची से उठ के लाहौर गए थे, तो वहाँ पे पानी थोड़ा डिफरेंट था और हॉस्टल की लाइफ एक बड़ी डिफरेंट होती है। तो वहाँ पे वो एक कोशिश थी जिसके बाद से उन्होंने सोचा कि यार हम पानी का मसला हल करते हैं। तो वहाँ से पूरी जर्नी स्टार्ट हुई। फिर 2018 में हमने इन्वेस्टमेंट रेस की और आज हम यहाँ पर हैं। सही है। अच्छा, हमने अभी बात भी की कि ये सस्ता तरीका है, तो ये सस्ता किस तरह से है? ठीक है, ये पहली बात तो ये है कि ये जो फिल्टर है ये होलो फाइबर मेम्ब्रेन बेस्ड टेक्नोलॉजी पे है। अच्छा, तो होलो फाइबर बेसिकली होता ये है कि उसके अंदर छोटे छोटे थ्रेड्स होते हैं, बहुत सारे, इन क्वांटिटी आप थाउजेंड्स में समझ लें। तो इनके सरफेसेस पे जो है पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं। और उन सुराख का जो साइज़ होता है वो इतना होता है कि उसके अंदर से वाटर का मॉलिक्यूल तो गुजर जाता है, लेकिन कोई बड़ा बैक्टीरिया या कोई मिट्टी या गंदगी बिल्कुल वो उस सुराख से पास नहीं कर सकती। तो सिर्फ जब आप इस फिल्टर से पानी लेते हैं तो आपको बिल्कुल साफ़ सुथरा पानी, ड्रिंकेबल वाटर मिलता है और सारा बैक्टीरिया और सारी गंदगी फिल्टर अपने अंदर ही रोक लेता है। ओके, तो विदाउट फर्दर अड्यू हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि जी थोड़ा सा अगर हम ये एक्सपेरिमेंट देख भी लें किस तरीके से होता है, तो प्लीज नौफिल गो ऑन। अच्छा, पहले साफ पानी को हम गंदा करेंगे, फिर हम साफ करेंगे, ऐसी बात। अच्छा, देखें ये मिट्टी, हम लोग जो सारी गंदगी होती है ना, इसके अंदर हर तरह का बैक्टीरिया है, फीकल भी है, हर तरह का बैक्टीरियल मैटर है। तो इसके अंदर हम ये मिट्टी डाल देते हैं। सही, ओके। अच्छा नौफिल, अगर आप थोड़ा सा उधर मूव कर जाए, और इस मिट्टी को हम हल भी कर लेते हैं कि अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, कि लोगों को लगे ना कि हम कहीं और से पानी, ये अच्छे तरीके से इसके अंदर इसको मिक्स कर लिया है। ठीक है, ये हो गया जनाब आली। अब ये पानी ऐसा है, बिल्कुल मट्टी प्लस बैक्टीरिया। अब ये पानी इस तरह का है कि कोई भी बंदा पी के इसको बीमार हो जाए। हाँ बिल्कुल, ठीक है। अब हम नौफिल, ओके नहीं, अच्छा एक मिनट, अच्छा मैं दरख्वास्त करूँगा हाजी कैमवन से कि वो इसको, ओके ये हो गया, ठीक है। ये आपका छोटा सा ये फिल्टर है, बिल्कुल। और अब इसमें गंदे पानी से डायरेक्ट आप देखें, ओके, इस गंदे पानी को उन्होंने, ओह वाह यार, ये तो क्रिस्टल क्लियर पानी आ रहा है, जबरदस्त। अच्छा, इसके अंदर अभी आपको लग रहा होगा इसका फ्लो रेट थोड़ा स्लो पानी आ रहा है, लेकिन चूंकि ये इसलिए चूंकि इसकी हाइट देखें कहाँ पर है, और जो पानी की टंकी होती है वो बहुत ऊपर होती है। तो ये जो पानी का इसके फिल्टर से वही फ्लो रेट आएगा जो आपकी टंकी का फ्लो रेट होगा, जो नलके से पानी आ रहा होगा। अच्छा, हाइट का वो, बिल्कुल बिल्कुल। ये देखें, अगर हम इसको जूम करें, बिल्कुल ड्रिंकेबल है। बैठे आप लोग, और ये पानी जो है पानी है। हाँ, ये मैं चाहूंगी मैं इसको पी लूं। नहीं, मैं क्यों ना पीऊं। चलें जी, चलें हम जरा इसको पी के भी, अरे वाह, ये देखें हमने इस पानी में मिट्टी मिलाई और एब्सोल्युटली इसमें कोई गंदगी नहीं है। जिस तरह नॉर्मल हम लोग मिनरल वाटर पीते हैं, ये बिल्कुल उस तरह का है, ये बिल्कुल इस तरह का। भाई एक मिनट, टेस्ट इनको भी दे दें भाई, एक गिलास इनको भी दे दें एक गिलास, जब तक आप नॉवेल इनको जो है वो निकाल के दें। अच्छा, ये अच्छा अगेन वही कि ये अगर कोई आम शख्स, जैसे मैं अपने घर के लिए लेना चाहती हूँ, क्या लागत है इसकी और कितने में मैं ये अपने घर में ले सकती हूँ? ये प्रोडक्ट अभी 5,000 रुपए का है। अच्छा जी,
और ये प्रोडक्ट 10,000 लीटर तक पानी को साफ कर सकता है। एक जो है आपका ये इसको कहते क्या है आप? हाँ, इसको कहते हैं हम वाटर का डॉक्टर। ओके ये है वाटर का डॉक्टर। 10,000 लीटर। बिल्कुल। अगर आपके नलके में अगर आपके नलके में मीठा पानी आता है तो इसको ये बिल्कुल मिनरल वाटर की तरह बना देता है। राइट, बिल्कुल। अच्छा, इसमें मैं चाहूँगा कि आप ये भी बताएं कि आप लोगों ने सिर्फ ये इसको कमर्शियल बेसिस पे नहीं बल्कि पाकिस्तान के उन इलाकों में भी इंस्टॉल किया है जहाँ पे कमी थी पानी की, या ज़रा ये कहानी बताएं। बिल्कुल, ये चूँकि नोफल का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है डेरा बुगटी जाने का, तो आप बताएं। बिल्कुल, तो जनूबी पंजाब, डेरा बुगटी, बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में कई सालों से बारिशें नहीं हो रही, जिसकी वजह से वहाँ पे पानी जो है वो कम पड़ रहा है लोगों को। तो जब ज़्यादा पानी की कमी होती है वहाँ पर, तो लोग जो उनको पानी मिलता है वो पीते हैं। तो वहाँ पे अभी रिसेंटली डेरा बुगटी के अंदर स्पेशली हैज़ा का आउटब्रेक हो गया था, कॉलरा फैल गया था। और उसकी रीज़न ये थी कि जो पानी उनके पास बचा था बारिशें न होने की वजह से, वो इंतहाई गंदा पानी था। हम लोग वहाँ पे गए, मैं और शायान, हम लोगों ने जाकर देखा, उस पानी की टेस्टिंग वगैरह भी करवाई, वो बिल्कुल भी पीने के काबिल नहीं है। उसमें कैंसर कॉजिंग एलिमेंट्स भी हैं, बैक्टीरिया भी हैं, और वो इंतहाई खारा पानी है। जब ये मसला हुआ, वहाँ पे बच्चे थे वहाँ पे जो हॉस्पिटलाइज भी हुए, बहुत सारे लोग हॉस्पिटलाइज हुए, डेथ्स भी हुई वहाँ पर इस आउटब्रेक की वजह से। तो लोगों ने फिर डोनेशंस देना स्टार्ट की, पानी पहुँचाना स्टार्ट किया। लेकिन यहाँ पे दूसरा मसला आ गया। जिस गाँव के अंदर ये चीज़ हो रही थी सबसे ज़्यादा, पीर को उसका नाम था, वहाँ तक रोड्स नहीं जा रही। जो कच्ची रोड पहाड़ों से होते हुए जा रही है वहाँ पर, वो एक गाड़ी के गुजरने की रोड है। जो टैंकर्स पानी लेके जा रहे थे फिर डेरा बुगटी से वहाँ तक, वो पानी भी साफ़ नहीं था, पीने के काबिल वो भी नहीं। बिल्कुल। लेकिन उससे बहुत बेहतर है जो उनके पास पहले मैसर था। तो वो भी इंतहाई कॉस्टली चीज़ पड़ रही है उनको वहाँ तक पहुँचाना। उसके अलावा डेरा बुगटी के अंदर, सुई के अंदर डिफरेंट जगहों पे भी हमने पानी के सैंपल्स कलेक्ट किए, वहाँ पे भी पानी जो है वो इंतहाई गंदी सूरत हाल है पानी की। तो फिर हम ये फ़िल्टर्स लेकर गए लोगों के पास, उनको डोनेट किए। 10,000 लोगों तक हमने फ़िल्टर पहुँचा दिए। और हमारी कोशिश है हम लोग इस साल के एंड तक 10,000 घरों तक पहुँचाने के बाद कॉलरा को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे डेरा बुगटी। ज़बरदस्त, क्या बात है। इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि दाल, हमने देखा कि ये हमसाया मुल्क भी गया, वहाँ पे भी इसको बड़ा अप्रिशिएट किया गया। ये क्या कहानी है कि ये हमसाया मुल्क क्यों ये गया? हुआ ऐसे था कि केरला में फ्लड्स आए थे, तो उसकी वजह से जो है ना वहाँ पे ये इस तरह की टेक्नोलॉजी दुनिया भर में बहुत कम है। अब जैसे मैं आपने मौका दिया है तो एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये हमारी अपनी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, जिसके हमने 82 मुल्कों में पेटेंट कराया हुआ है। और ये यहाँ के क्वालिटी कंट्रोल इदारों से ये भी बिल्कुल ये PCSIR, PCRWR और SGS से भी सर्टिफाइड है। और ये 82 मुल्कों में से US, UK और यूरोप में हमें पेटेंट ग्रांट भी हो चुका है। ज़बरदस्त। और फिर आप गए जनाब केरला गए? जी, केरला गए तो वहाँ पे फ्लड्स की हालात बहुत ख़राब थे। तो हमने फिर वहाँ पे एक ह्यूमन इंटरवेंशन के तहत, चूँकि देखें कहीं भी हैं हमारे भाई हैं सारे, तो उस ह्यूमन इंटरवेंशन की बेस पे हमने फ़िल्टर्स डोनेट किए थे। और वहाँ की स्टोरी बहुत हमारे लिए टचिंग भी थी, चूँकि लोगों ने बहुत अच्छा मतलब हमें रिस्पॉन्स दिया था वहाँ तक जब ये फ़िल्टर पहुँचे थे। तो इट वॉज़ अ वेरी गुड मोटिवेशन फॉर अस टू स्प्रेड इट ऑल ओवर द वर्ल्ड। सही। अच्छा, ये पाकिस्तान के दारों से तस्दीक शुदा है? बिल्कुल। ठीक है। और ये पाकिस्तान में कहाँ पर हम देखेंगे? पूरे पाकिस्तान में ये कितने यूनिट्स अब तक आपने इंस्टॉल कर लिए? इंशाल्लाह आप ये पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया भर में इसको देखेंगे। हमारा प्लान है इसको पूरी दुनिया में इसको पहुंचाना है। साफ़ पानी का मसला सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में। यानी मास प्रोडक्शन की तरफ आप जा रहे हैं? इंशाल्लाह इसको हम पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट भी करेंगे। जी। अच्छा, एक सवाल ये है कि जब पूरी दुनिया में चीज़ फैल जाती है और हर जगह जाना शुरू हो जाती है तो कीमत बढ़ा दी जाती है, इसकी नहीं देखें, अभी देखें हमारी जो पूरा प्लान है ये अभी सिंगापुर बेस्ड टेक्नोलॉजी है। अच्छा। हमने वहाँ जाके डेवलप की थी, हमारी पूरी टीम सिंगापुर में थी, वहाँ से डेवलप की, तो अभी हमें कॉस्टली है। तो हमारा प्लान ये है कि इसको हम इंशाल्लाह पाकिस्तान सालों में पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर करेंगे। और उसके लिए हमने स्टेप्स लेना शुरू कर दिए हैं। हम अपनी पहली होलो फाइबर स्पिनिंग मशीनरी जिस पे ये मेम्ब्रेन बनती है उसको हम पाकिस्तान में ला रहे हैं नेक्स्ट मंथ। राइट। और इंशाल्लाह हम कॉमसेट के साथ, नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी कराची के साथ
हमने कोलैबोरेशंस भी किए हैं और हम यहाँ पे रिसोर्सेज डेवलप कर रहे हैं जो फ्यूचर में उन मशीनों को रन कर सकेंगे। यार ज़बरदस्त ना, आपकी टीम जो है मुबारकबाद की मुस्तहिक है। मैं चाहूँगा कि ज़रा सा अगर आप थोड़ा सा और पानी भर दें, क्योंकि आप ये देख लें कि किस तरीके से एक बार फिर हम एक नहीं दो नहीं तीसरी बार आपको भर के बता रहे हैं कि ये इतना आउटस्टैंडिंग चीज़ है। और मेरे ख्याल बिल्कुल अब और यहीं से आप दोनों का हम शुक्रिया भी अदा करते हैं। यहीं से हम ब्रेक भी ले लेते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताएं कि औलाद नेमत है, लेकिन पाकिस्तान में बहुत से ऐसे घर हैं जो इस नेमत से महरूम हैं। हमारे मुआशरे में औलाद का ना होना एक ऐब समझा जाता है। औलाद ना होने पर माँ को या बाप को ताने दिए जाते हैं जो शदीद डिप्रेशन का बायस बनते हैं। पाकिस्तान में इनफर्टिलिटी रेट दुनिया के दीगर ममालिक से बहुत ज़्यादा है, जबकि पाकिस्तान में इसका इलाज भी मौजूद है, लेकिन कम इल्मी है, शऊर नहीं है लोगों में, अवेयरनेस नहीं है। और आज वो अवेयरनेस पैदा करने के लिए हमने सोचा कि इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। बिल्कुल, तो इसी पे हमारे साथ मौजूद हैं जेनोवा IVF एंड फर्टिलिटी के CEO महमूद हसन साहब। आपको भी हम वेलकम करते हैं महमूद हसन साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर फर्टिलिटी कंसल्टेंट डॉक्टर अराबिया मुश्ताक भी। डॉक्टर साहब आपको भी बहुत वेलकम करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए और लेडीज़ फर्स्ट के उसूल को इस्तेमाल करते हुए डॉक्टर साहब मैं आपसे आना चाहूँगा, क्या रेट है इनफर्टिलिटी का पाकिस्तान में और कितने लोगों को इलाज की ज़रूरत है? So actually पाकिस्तान में इनफर्टिलिटी इज़ मच मोर कॉमन दैन इट इज़ नोन। और ऐसा है कि ये प्रॉब्लम तकरीबन 10 से कपल्स इसको फेस कर रहे हैं पाकिस्तान में। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि इस सिलसिले में हेल्प सीख करने में या मदद जो मदद दरकार होती है उसके लिए लोग वक्त पर हमारे पास आते नहीं हैं, जिसकी वजह से ये स्टैटिस्टिक्स पाकिस्तान में डिटरमिन करना बहुत मुश्किल है। ठीक, सही है। महमूद साहब आपकी जानिब आती हूँ, आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने ये फर्टिलिटी सेंटर क्यों बनाया और इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं, क्या कहानी है? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। सो पहले इनफर्टिलिटी की वन ऑफ द मेन थिंग्स आई वुड लाइक टू से स्टार्ट विद इज़ के पूरी दुनिया में जो है वो ये जून का जो महीना है वो इनफर्टिलिटी अवेयरनेस मंथ मनाया जाता है। तो आई थिंक कि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें हाईलाइट करनी चाहिए और पाकिस्तान में भी अवेयरनेस फैलानी चाहिए। ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट अभी डॉक्टर राबिया आपको बता रही थी, 22% इज़ द फर्टिलिटी रेट इन पाकिस्तान एंड देयर 1 करोड़ कपल्स इन पाकिस्तान दैट आर सफरिंग, जिन्हें कहते हैं कि औलाद की नेमत उनके पास नहीं है। तो हमारी जर्नी, मेरी जर्नी ये जेनोवा IVF एंड फर्टिलिटी सेंटर की जर्नी से बहुत पर्सनली कनेक्टेड है। पिछले 20 साल से मेरी वाइफ और मैं कनाडा में होते थे और वहाँ पे हमने अपनी एजुकेशन की, पहली जॉब ली, फाइनली हम अपने करियर्स में काफ़ी आगे बढ़े। अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की सारी नेमतें थी हमारे पास और वी वर डूइंग रियली वेल। और एक नेम थे, वो औलाद की नेमत है। तो वहाँ पे 10 साल हमारी शादी को हो चुके हुए थे एंड वी ट्राइड, वी वेंट, गॉट फर्टिलिटी ट्रीटमेंट। अल्हम्दुलिल्लाह IVF की ट्रीटमेंट कराई और उससे जो है हमारी बेटी पैदा हुई। तो एक बहुत, जैसे कहते हैं ना कि एक पर्सनल मोटिवेशन थी। फिर हमारा प्लान बना पाकिस्तान मूव होने का और फिर हम पाकिस्तान आने से पहले कपल से बात होती थी, दोस्तों से, कुछ रिलेटिव्स भी थे जो बिल्कुल एग्जैक्टली उसी जर्नी से गुजरे थे जिस जर्नी से हम लोग कनाडा में गुजरे थे। तो हमने ये जो हमने सुना वो हमें ये पता चला कि जो हमें फैसिलिटीज़ कनाडा में मिली हैं वो उनको पाकिस्तान में नहीं मिली थी। जब हम पाकिस्तान आए तो हमने फ़ैसला किया कि वी वांट टू ओपन अ वर्ल्ड क्लास सेंटर, फर्टिलिटी सेंटर इन पाकिस्तान, जो पाकिस्तान में जो लोग हैं, जो आवाम है, उनको एग्जैक्टली वही अपॉर्चुनिटी मिले जो हमें कनाडा में मिली थी। तो 2019 में अल्हम्दुलिल्लाह हमने जेनोवा का आगाज़ किया
Genova IVF Fertility Center, और it's now one of the top fertility centers in Pakistan. Absolutely wonderful. मैं इस सेंटर के हवाले से मज़ीद भी आपसे बात करूँगा महमूद साहब, लेकिन मैं इससे पहले राबिया साहबा से मैं बात करना चाहूँगा। राबिया साहबा, किस स्टेज पे जो है कपल्स को इनफर्टिलिटी सेंटर का रुख करना चाहिए? So it's a very interesting question, क्योंकि हम इसमें बहुत वेरिएशन देखते हैं। नॉर्मली हम कहते हैं कि एक कपल अगर उसको औलाद के लिए कोशिश करते हुए 1 साल या उससे ज़्यादा हो जाए तो उस सूरत में उन्हें हेल्प सीख करने की ज़रूरत है। अलबत्ता अगर आपको ऑलरेडी कुछ मसाइल का सामना है, आपको पहले से डायग्नोसिस है पॉलीसिस्टिक ओवरीज का, एंडोमेट्रियोसिस का, या ऐसे फैक्टर्स जो आपको शादी के वक्त मालूम थे कि ये इनफर्टिलिटी या सबफर्टिलिटी कॉज कर सकते हैं, तो ये हेल्प जल्दी भी सीख की जा सकती है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये आता है कि बाज़ औक़ात कपल्स बहुत जल्दी आ जाते हैं, शादी को 2 महीने हुए एंड दे स्टार्ट लुकिंग इनटू द इंटरवेंशंस, या जिन नहीं होती, और बाज़ औक़ात बहुत देर कर देते हैं, शादी को 10 साल 12 साल गुजार देते हैं, जिसके बाद एक फर्टिलिटी एक्सपर्ट के लिए जो रिज़र्व मौजूद रह जाता है पीछे अंडों का, उसके साथ काम करना मुश्किल हो जाता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर कोई और मसला नहीं है, पीरियड्स रेगुलर है, इंटरकोर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अगर आपको 1 साल हो जाए कोशिश करते हुए, तो आप किसी फर्टिलिटी एक्सपर्ट की से मदद हासिल करें। सही, ठीक। अच्छा महमूद साहब, मैं ये चाहूँगी कि हमारे नाज़रीन ये भी जाने कि एक अच्छे फर्टिलिटी सेंटर में क्या क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं? जी बिल्कुल। सो 3 चीज़ें मैं कहूँगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट होती हैं किसी भी फर्टिलिटी सेंटर में। मैं कहता हूँ जो दिल होता है एक फर्टिलिटी सेंटर का, वो एक एम्ब्रियोलॉजी लैब होती है, और बेसिकली एम्ब्रियोलॉजी लैब में आप वो कर रहे होते हैं जो इंसान की बॉडी के अंदर जो इन्वायरमेंट है, उसी इन्वायरमेंट को आपने लैब के अंदर क्रिएट करना होता है। सो सबसे पहले तो एम्ब्रियोलॉजी लैब के जो आपकी जो हवा है वो कैसी है। तो जिनोवा में फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोगों ने कस्टमाइज एयर हैंडलिंग यूनिट्स लगाए हुए हैं, जिसके अंदर 4 पार्ट फिल्ट्रेशन होती है, पोटैश फिल्टर होता है, कार्बन होता है, हीपा होता है, एलुमिना होता है। उसका मकसद ये होता है कि जो हवा बाहर से आ रही है वो साफ़ से साफ़ हो, बिकॉज आपने वो बॉडी के अंदर की इन्वायरमेंट जो है वो रेप्लिकेट करनी है। प्रेशर जो होता है आपकी लैब के अंदर, आपकी जो ह्यूमिडिटी होती है, आपका जो टेम्परेचर होता है, इट हैज़ टू बी परफेक्ट। उसके अलावा जो चीज़ें हैं, आपकी इक्विपमेंट जो होता है, आप किस तरह का कितना टेक्नोलॉजिकली एडवांस इक्विपमेंट इस्तेमाल करें। सो इंक्यूबेटर्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वी हैव इंस्टॉल्ड वन ऑफ द बेस्ट इंक्यूबेटर्स। और फिर जो आपका अमला है, जो आपका एम्ब्रियोलॉजिस्ट है, उसकी स्किल क्या है, वो आपकी कितनी अच्छी टीम है और उनकी स्किल क्या है, उनकी ट्रेनिंग क्या है। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जिसे कहते हैं जो दिल है एक एम्ब्रियोलॉजी लैब एक फर्टिलिटी सेंटर का। दूसरी जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं कहता हूँ ब्रेन्स, जो आपके साथ अभी डॉक्टर राबिया मुश्ताक हैं, शी इज़ द सीनियर कंसल्टेंट रिप्रोडक्टिव कंसल्टेंट एट जिनोवा। इसी तरह हमारे वी हैव मल्टीपल सीनियर कंसल्टेंट्स, इनके बहुत वास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, एकेडमिक क्वालिफ़िकेशंस बहुत अच्छी हैं। और सो हमारा ये है कि हम जिस तरह करते हैं कि हम एक टीम डिसीजंस लेते हैं। सो हमारे जितने भी पूल ऑफ कंसल्टेंट्स हैं, जो पेशेंट्स होंगे, उनके डिसीजंस जो हैं वो एज टीम लिए जाते हैं। तो पेशेंट्स का ये फ़ायदा है कि वो सबकी जो क्वालिफ़िकेशन ऑफ एक्सपीरियंस है उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और तीसरी चीज़ मैं कहूँगा कि सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपकी इन्वायरमेंट आपने क्या क्रिएट की है। अब मैं इसे हम बिगेस्ट एग्जांपल, क्योंकि हम इस पूरी जर्नी से मेरी वाइफ और मैं गुजर चुके हुए हैं, तो हम ये समझते हैं कि ये जर्नी बड़ी इमोशनली स्ट्रेसफुल जर्नी होती है कपल्स की। बहुत प्रेशर होता है, फैमिली से प्रेशर होता है, कल्चर का प्रेशर है, हमारी स्पेशली विमेन पे बहुत प्रेशर होता है, इस चीज़ का स्ट्रेस होता है। तो हमने एक ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट की है कि जो स्ट्रेस फ्री हो, आप एंटर करें और आपकी जितनी भी आपकी जो स्ट्रेस है वो आप बाहर छोड़ के आएँ। सो एक कंफर्टेबल, एक सेफ़ इन्वायरमेंट जो है वो हमने ऑफ़र किया है। तो इससे हम समझते हैं कि ये जो तीनों चीज़ें अगर हों, एक एम्ब्रियोलॉजी, अच्छी एम्ब्रियोलॉजी लैब होनी चाहिए, अच्छे कंसल्टेंट्स होने चाहिए, और एक अच्छी जिसे कहते हैं ना कि पॉजिटिव एनवायरनमेंट होनी चाहिए। तो वो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कि किसी भी अच्छे फर्टिलिटी सेंटर में होनी चाहिए। आपने बहुत अच्छा पॉइंट आउट किया है, और इसी से मैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन भी डिराइव करूँगा।
डॉक्टर राबिया, एक तो मुझे हमारे आपको पता है ना कि ये स्टिग्मा है और इस स्टिग्मा को ज़्यादातर ख़ातीन से हमारी सोसाइटी में एसोसिएट कर दिया जाता है कि भाई तुम्हारी वजह से चीज़ें नहीं हो रही। तो मैं चाहूँगा कि इस पे हमारी रहनुमाई कीजिएगा कि ये वजूहात इसकी क्या हो सकती हैं और फर्टिलिटी ट्रीटमेंट जो है उनकी क्या क्या ऑप्शंस होती हैं, ज़रा ये बताइए दोनों चीज़ें। ट्रू। सो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इट इज़ सीन एज अ टैबू हमारी सोसाइटी में, और अक्सर ये स्टेटमेंट सुनने में नज़र आती है, इवन ख़वातीन कहती हैं कि मेरे मियाँ ठीक हैं और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स अ वेरी कॉमन वे जहाँ पर ख़वातीन वो ब्लेम अपने सर ले लेती हैं या फैमिली कह देती है कि ये औरत बांझ है। सो वी हैव टू बेयर इन माइंड कि तकरीबन 40% कपल्स ऐसे होते हैं जिनमें दोनों में कुछ ना कुछ मसाइल होते हैं। दूसरा, पाकिस्तान में मेल इनफर्टिलिटी एक बढ़ता हुआ प्रॉब्लम है जिसकी वजह केमिकल एक्सपोजर्स, हमारी एयर पोल्यूशन और मल्टीपल फैक्टर्स है। सो वजूहात आदमियों में भी हो सकती हैं और इसी तरह कुछ वजूहात ख़वातीन में होती हैं। आदमियों में मौजूद वजूहात, जैसे मैंने आपसे कहा, केमिकल एक्सपोजर, बहुत ज़्यादा हीट से एक्सपोजर, ये वजूहात देखी गई हैं। हार्मोनल इम्बैलेंसेस। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगी वो है टेकिंग कुश्ता हकीम मेडिकेशन जिसमें स्टीरॉयड होती है। लोगों के जहन में ये ख्याल है कि शायद हकीम मेडिकेशन या कुश्ता लेने से ताकत बढ़ती है, इट इज़ गुड फॉर स्पर्म्स, बट एक्चुअली नहीं। इवन अगर सेक्सुअल परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है तो वो टेस्टोस्टेरोन बाहर से देने की वजह से स्पर्म काउंट अक्सर गिर जाता है। इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट कि आदमी इस चीज़ पे ध्यान दे। इसी तरह ख़वातीन में जो वजूहात होती हैं, पाकिस्तान में हम जेनेटिकली प्री डिस्पोज्ड हैं कि हमारे यहाँ पॉलीसिस्टिक ओवरीज बहुत ज़्यादा कॉमन है और जिसकी वजह से एग बनने के मसाइल आते हैं। इसी तरह मज़ीद और चीज़ों में हार्मोनल इम्बैलेंस, थायराइड का प्रॉब्लम, प्रोलैक्टिन का प्रॉब्लम, और इसके अलावा एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी वजह है जिसका इलाज निस्बतन मुश्किल समझा जाता है। सो येस, दीज आर द रीज़न्स। अगर हम टैबूज़ की बात करें तो जैसे मैंने पहले कहा कि ये समझा जाता है कि मेरा बेटा तो ठीक है या मेरा शोहर तो ठीक है। दिस इज़ अ वेरी कॉमन थिंग दैट वी हियर। इसके अलावा फर्टिलिटी ट्रीटमेंट सीख करना, ट्यूबों का टेस्ट कराना, लोग ट्यूब्स का चेक कराने के मामले में बहुत रिलक्टेंट हैं। वो ये सोचते हैं कि शायद ये एक आखिरी टेस्ट है, इसके बाद और कुछ नहीं। और मैं अक्सर ये कहती हूँ कि ये स्टेटमेंट शायद आज से 30 साल पहले तो करेक्ट थी कि ट्यूब्स टेस्ट हो गई, अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अब हमारे पास IVF, ट्यूबल सर्जरी की सूरत में सहूलियात मौजूद हैं। साइंस ने बहुत ज़्यादा एडवांसेस कर लिए हैं जिसकी वजह से ये बहुत ज़रूरी है कि हम वजह जानने की कोशिश करें कि इनफर्टिलिटी की क्या वजह है और इसके लिए हम क्या हेल्प कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस, ज़्यादातर केसेस में हमें वजह मिल जाती है और हम उसे ट्रीट कर सकते हैं। ठीक। अच्छा महमूद साहब, मैं ये जानना चाहूँगी, बल्कि मेरे तमाम नाजरीन ये जानना चाहेंगे कि बाकी फर्टिलिटी सेंटर और आपके फर्टिलिटी सेंटर में क्या डिफरेंस है? सबसे जो पहली चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहूँगा वो ये है कि जिनोवा जो है वो इट डज़ नॉट लुक लाइक अ हॉस्पिटल, और जो मोस्ट ऑफ द फर्टिलिटी सेंटर्स हैं दे लुक लाइक हॉस्पिटल्स। एंड द रीज़न कि हमने जो डिज़ाइन किया जिनोवा को वो एक बहुत कंफर्टेबल जिसे कहते हैं कि स्पेस के तौर पे डिज़ाइन किया कि आप आएँ तो आपको ऐसे लगे कि आप अपने घर में बैठे हुए हैं, टू गिव अ वेरी रिलैक्सिंग फीलिंग। और यू नो व्हाट आई से एंड यू नो जो हमारा थॉट प्रोसेस था इसके अंदर वो ये था कि हम नहीं समझते कि इनफर्टिलिटी एक डिज़ीज़ है, एंड सो इसको एज अ डिज़ीज़ नहीं हम देखते, इट्स अ कंडीशन। और इसके जिस तरह डॉक्टर राबिया ने कहा कि अब साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है कि इस कंडीशन के जो हैं अब सॉल्यूशंस मौजूद हैं। सेकंड थिंग मैं जिसको स्ट्रेस करूँगा वो जो मैंने पहले भी बात की थी कि एम्ब्रियोलॉजी लैब अब एक जो पाकिस्तान में और स्पेशली लाहौर में, जैसे आपको पता है कि एयर क्वालिटी जो है इसका बहुत बड़ा इशू है। इट्स वन ऑफ द वर्स्ट एयर क्वालिटीज़ इन द वर्ल्ड। तो और हमने बॉडी के अंदर की जो सिचुएशन है उसको रेप्लिकेट करना है, तो उसके लिए एक जो हमने कस्टमाइज एयर हैंडलिंग यूनिट्स जो बनाए हैं जो हमारी लैब के अंदर है, ये दिस इज़ अ हाईली यूनिक जिसे कहते हैं चीज़ जो कि पाकिस्तान में और लैब्स के अंदर मौजूद नहीं है। और जब तक आपकी इन्वायरमेंट अच्छी नहीं होगी तो आपके रिज़ल्ट्स भी अच्छे लेके आना
is very difficult. दूसरा, we are pioneering a lot of new treatments जो कि बाहर के मुल्कों में होती हैं, पाकिस्तान में नहीं होती, such as natural IVF. तो एक IVF जो process है, and Dr. Rabia will tell you more about it. लेकिन ये एक natural IVF एक process है जो हमने किया pioneer. उसके बाद माइक्रोटीज़ी मेल इनफर्टिलिटी के अंदर माइक्रोटीज़ी एक प्रोसीजर होता है जो कि एक तरह से लास्ट रिजॉर्ट होता है और पाकिस्तान में ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं हैं जो कि ये प्रोसीजर्स करती है। तो इस तरह के देयर आर लॉट ऑफ प्रोसीजर्स जो हम पायनियर कर रहे हैं एडवांस, जिसे कहते हैं कि फर्टिलिटी ट्रीटमेंट है। IUTPI है जो एक डेरिवेशन है IUI की जो करते हैं। सो दिस इज़ अनदर फैक्टर आई वुड से। देन वन ऑफ द मेन जो मैं आपको फैक्टर्स जो हैं वो ये है कि जब जिनोवा आप एंटर करेंगे तो हम जो है हमारी जो पेशेंट सर्विसेज हैं हमने इस तरह ट्रेन किया हुआ कि इट शुड फील लाइक यू नो इट्स पेशेंट की नज़र से हम हर चीज़ को देखते हैं। तो जो लेंस हम पहनते हैं वो पेशेंट की नज़र के पहनते हैं, क्योंकि मैं और मेरी वाइफ इस पूरे प्रोसेस के थ्रू गुजर चुके हुए हैं। तो जो पेशेंट जिनोवा के अंदर आता है हम उसका दर्द समझते हैं। सो वी वांट कि जो हमारे साथ जो हमारी जितनी अच्छी ट्रीटमेंट हुई या होनी चाहिए थी, वो कोई कमी कहीं पे रह गई, वो हम अपने पेशेंट्स पे पूरी करें। सो आई वुड से कि दैट प्रॉब्ली इज़ द बिगेस्ट डिफरेंस इज़ कि वी वेयर जो लेंस पेशेंट पहनता है वही लेंस हम पहनते हैं। सही, ज़बरदस्त। अच्छा महबूब साहब, मैं चाहूँगी लोगों के रिस्पॉन्ड की भी अगर हम बात करें तो कैसा रिस्पॉन्ड था लोगों का? सॉरी, फिर से प्लीज़ रिपीट कीजिएगा। जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ सर कि अगर मैं लोगों के रिस्पॉन्ड की बात करूँ तो कैसा रिस्पॉन्ड आपने पाया? लोगों ने क्या कमेंट्स दिए, क्या लोगों का फीडबैक था? जी, फीडबैक अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव एक्सलेंट, जिसे कहते हैं रिव्यूज़। अब तो देखिए सब कुछ टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो चुका हुआ है, अब लोग अब अपने रिव्यूज़ जो हैं वो ऑनलाइन भी छोड़ते हैं और ऑब्वियसली वर्ड ऑफ माउथ भी होता है। तो हमें फिर अभी इस वक्त एक्सलेंट रिस्पॉन्स मिला है। ऑलरेडी Genova is considered one of the top fertility centers in Pakistan, and one of the top couples की choices जो हैं वो अब Genova बन चुका हुआ है। In terms of success, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कपल्स हैं जिनको हमारी ट्रीटमेंट से सक्सेस मिला है, बेसिक मेडिकेशन से भी मिला है, और जो एडवांस ट्रीटमेंट्स हैं जिसे IVF और ICSI कहते हैं उससे भी बहुत कपल्स को जो है वो औलाद की जो नेमत है वो मिली है। अच्छा महमूद साहब हमारे साथ ही रहिएगा, डॉक्टर राबिया हमारे साथ मौजूद हैं। एक टर्म ये सुनी IVF, अब ये क्या चीज़ है, मुखफ़फ़ किस चीज़ का है, ये भी बड़ा अहम है, इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं इनफर्टिलिटी पे और पाकिस्तान में ये मसला बहुत बढ़ता जा रहा है, लेकिन मसला बढ़ जाना इज़ नॉट द सोल्यूशन, लेकिन उसको हल कैसे करना है बात हमें इस चीज़ पे करनी चाहिए। तो इसी पे हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ महमूद हसन साहब मौजूद हैं जो कि CEO जिनोवा IVF एंड फर्टिलिटी सेंटर है। इसके अलावा हमारे साथ जो है डॉक्टर राबिया मुश्ताक साहबा जो कि सीनियर रिप्रोडक्टिव कंसल्टेंट जिनोवा IVF एंड फर्टिलिटी सेंटर, दोनों मौजूद हैं। डॉक्टर साहबा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, अभी महमूद साहब भी बात कर रहे थे IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, क्या होता है ये? सो बेसिकली जैसे आपने कहा IVF स्टैंड्स फॉर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अगर आप देखिए, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो आप ये समझिए कि हम हार्मोन्स देकर ख़वातीन की बैज़ेदानियों में अंडे बनाते हैं, उनको जिस्म से बाहर निकाल लिया जाता है और उन्हें उनके शोहर के स्पर्म्स के साथ मिलाकर शुरू की प्रेगनेंसी को स्टार्ट करके उसको कल्चर करके और उसको अमूमन 5वें दिन बच्चेदानी में वापस रख दिया जाता है, जहाँ पर अमूमन 50% से ज़्यादा चांस होता है कि ये प्रेगनेंसी यहाँ से ऑनवर्ड्स कंटिन्यू करेगी। अगर मैं इसको लेमैन टर्म्स में बताऊँ तो आप यूँ समझिए कि जैसे कुदरत की तरफ से दरख्तों के बीज फैलने का एक तरीका था, नेचुरली हवा के ज़रिए वो डिस्पर्स होते थे और पौधे वक्त के साथ लगते थे। जैसे जैसे इंसान को शऊर आया, तरक्की आई, उसे एहसास हुआ कि पौधों की पनीरियाँ बनाई जा सकती हैं और उन पनीरियों को बाद में डिपॉजिट किया जा सकता है। सिमिलरली ये प्रोसेस समझिए कि इंसान के लिए भी यूज़ किया जा सकता है कि हम एक प्रेगनेंसी की इब्तिदा जिस्म से बाहर कर सकें और उसके बाद उसको जिस्म में वापस डाल सकें। ये चीज़ एक बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि बताना कि हम ये समझते हैं कि
ख़वातीन के एग्स और इसी तरह मियाँ के जरासीम इनका इकट्ठा करना, एम्ब्रियो बनाना, मेरा ख्याल है ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है और इसके लिए एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट और एक इदारे के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो इसको एक अमानत समझे एक कपल की जी। और उस सिलसिले में हम बड़े स्ट्रिक्ट चेक्स रखते हैं। इट इज़ आवर ड्यूटी टू मेक श्योर कि उसी खातून के अंडे उसी के शोहर के स्पर्म्स के साथ मिलाए जा रहे हैं। उसके लिए हम बहुत ज़्यादा चेक्स रखते हैं, उसको डबल चेक किया जाता है। एक सिंगल पर्सन उसके किसी स्टेप की डिसीजन नहीं ले सकता, दे हैज़ टू बी अ विटनेस। उसके लिए एक गवाह होना मौजूद है हर स्टेज पे और हमारी कोशिश होती है कि जितने स्टेप्स पेशेंट्स को दिखाए जा सकें उसमें हम पेशेंट्स को इन्वॉल्व रखें इन ऑर्डर टू हैव दैट कॉन्फिडेंस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इस ट्रीटमेंट में एक एतमाद की फ़िज़ा शामिल हो, एक सेंटर, एक इदारे, एक डॉक्टर की मरीज़ के साथ। सो दैट्स व्हाट एन IVF इज़। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल ये है कि कहा यह जाता है कि इस तरीके से खातून जब प्रेगनेंसी की स्टेज पर आ जाती है तो वो प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा वीक कंसीडर की जाती है एज़ कम्पेयर अगर हम दूसरे तरीक़ों की बात करें। एग्जैक्टली तो ये भी प्लीज़ अगर कोई मिथ है कि इस तरह से प्रेगनेंसी आपकी बहुत वीक होती है, खातून को उसमें 100 टाइम्स आपको ज़्यादा अपनी केयर करनी पड़ती है, तो प्लीज़ इस हवाले से भी कमेंट कीजिएगा। That's a very good question. पाकिस्तान आने से पहले मैं NHS में इंग्लैंड में एज अ कंसल्टेंट काम कर रही थी और नॉर्मली वंस एक बार एक मरीज़ IVF के ज़रिए प्रेग्नेंट हो जाए तो उस टाइम से ऑनवर्ड्स वी कंसिडर इट अ लो रिस्क प्रेगनेंसी जिसकी केयर एक मिडवाइफ भी कर सकती है, जिसके लिए ज़रूरी नहीं कि एक डॉक्टर की ज़रूरत हो। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अगर हमारे पास 5 दिन की जो प्रेगनेंसी जिसको हम ब्लास्टोसिस स्टेज कहते हैं, अगर एक गुड क्वालिटी ब्लास्टोसिस मौजूद है तो ये प्रेगनेंसी उतनी ही स्ट्रॉन्ग होती है जितनी कि एक नेचर में ठहरने वाली प्रेगनेंसी स्ट्रॉन्ग होती है। जो एहतियात की जाती है उसकी वजह अमूमन ये होती है कि ये मरीज़ बड़े बड़े साल तक इनफर्टिलिटी या सब फर्टिलिटी से गुजरे हुए होते हैं और वो बहुत ज़्यादा वरिड होते हैं। इसके अलावा मेडिकली देयर इज़ नो रीज़न टू थिंक कि ये प्रेगनेंसी किसी भी तरह से वीकर होती है देन अ नेचुरल कंसेप्शन। ये क्लियर आउट करने के लिए थैंक यू सो मच डॉक्टर राबिया। आखिर में महमूद साहब मैं आपसे ये सवाल ज़रूर करना चाहूँगा, वो जोड़े जो कि बेऔलाद हैं और अब डिसअपॉइंट हो रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि जी आप मायूस ना हो। अब साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है कि हर टाइप के जो कंडीशन है इनफर्टिलिटी की उसका अब इलाज मौजूद है और अब जुनोवा वो आपको फैसिलिटी ऑफ़र कर रहा है कि जो आपको बाहर किसी भी मुल्क में एग्जैक्टली वही जो सर्विसेज और फैसिलिटी है और जो एक्सपर्टीज़ है वो अब आपको पाकिस्तान में मिलेगी। चाहे आप US से कंपेयर कर लें, UK से कर लें, सिंगापुर से कर लें, अब पाकिस्तान में वो फैसिलिटी अवेलेबल है। तो आप मायूस ना होएं, आप पहला कदम उठाएं। इंशाल्लाह ताला हम आगे आपके साथ हैं और ये जर्नी आपके साथ गुजारेंगे और इंशाल्लाह सक्सेस मिलेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे महमूद उल हसन, CEO जिनेवा IVF एंड फर्टिलिटी सेंटर, और इसके अलावा डॉक्टर राबिया मुश्ताक जो कि सीनियर रिप्रोडक्टिव कंसल्टेंट जिनेवा IVF एंड फर्टिलिटी सेंटर थी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हमने कोशिश की अपने लोगों तक ये पैगाम पहुंचाने की अगर आपको ये इशू है तो आपने अब हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि अब साइंस बहुत तरक्की कर चुकी है और वो जो मिथ्स बनी हुई हैं और वो जो बहुत सारी बातें हैं उनको पीछे छोड़ दें, आगे बढ़ें अपनी ज़िंदगी में। चले जी हम भी ज़रा आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि इंसान अगर हिम्मत करे तो कुछ भी नामुमकिन नहीं रहता। हम आपको फैसलाबाद की एक ऐसी बाहिम्मत खातून से मिलवाते हैं जिसने 500 रुपए में मजदूरी शुरू की और अब एक फैक्ट्री की मालिकन है। वो ये सब कैसे हुआ, रिदा सिंधु ने रिपोर्ट तैयार की, वो आपको दिखाते हैं। बहुत खुशी की बात है मेरे लिए कि 500 से शुरू करके अब लाखों की बात करते हैं। जी मेरा नाम शाजिया और मैं नवाबा वाले से हूँ, फैसलाबाद से बिलोंग करती हूँ। पहले मेरे शोहर का काम काफ़ी था, वो खुस्सों का काम करते थे, उनकी अपनी फैक्ट्री थी, ठीक है। और फिर बाद में मेरे बेटे की वफ़ात की वजह से कुछ मार्केट के पैसे देने लेने थे, वो कारोबार ख़त्म हो गया। कुछ अल्लाह के बंदों ने बोला था कि आपको 40,000 रुपया देते हैं मदद के तौर पे, अपना कारोबार करें आप, ठीक है। तो वो 40,000 से नीयत के साथ हम दोनों ने शोहर और मैंने दोनों ने मिल के हमने ये काम किया।
अपनी मजदूरी खुद की भी और शोहर की भी डालती रही और जिसके बाकायदा हमें ये काफ़ी ज़्यादा ना बहाली मिली। अब लोग मेरे पास आके काम करते हैं और मैं शुक्र अदा करती हूँ कि अब मैं खुद फैक्ट्री के एक मालिक हूँ। मैं बार बार इसी कहूँगी कि औरत हिम्मत करे तो कुछ नहीं, क्या कुछ हो सकता, बहुत कुछ हो सकता। वेलकम बैक। डॉलर एक बार फिर उड़ रहा है ऊंचा। इंटरबैंक में डॉलर 208 रुपए से तजावुज कर गया है। रिजवान बताइए। जी देखें, रोजी हम तो बता रहे हैं अपने नाजरीन को, और अब तो सूरत इतनी तशवीशनाक हो गई है कि डॉलर जो है वो 200 रुपए डबल सेंचुरी की बात तो की जाती थी, अब तो डबल सेंचुरी की भी बात आगे जा चुकी है। 210 रुपए की तरफ गामजन है डॉलर। आज फिर 83 पैसे इंटरबैंक में महंगा हो गया है, 208 रुपए 50 पैसे की सतह पे पहुंच गया। ये पहली बार 208 रुपए से तजावुज करा इंटरबैंक में। ओपन करेंसी मार्केट में डॉलर 210 रुपए का फरोख्त हो रहा है अवाम के लिए। कल जब ये खबर आई कि स्टेट बैंक के जो डॉलर ज़खायर है, जो डॉलर डिपॉजिट होते हैं किसी मुल्क के पास, उसके स्टेट बैंक के पास, वो 9 अरब डॉलर से भी कम हो गए हमारे। ये हमारे 40 दिन की दरामदात के बराबर भी नहीं है, और ये 2.5 साल की कमतरीन सतह पे आ गए हैं। ये खबर इसने डेंट डाला है रुपए की कदर पर। इसके अलावा जो हम एक और खबर है वो ये कि IMF से अभी तक कोई वाज़े तौर पे कोई चीज जो सामने नहीं आ सकी है, जबकि बहुत करीब दिन आ गए। 20 तारीख को इसका फैसला होना है कि हमें IMF डील मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो कोई ऐसी वाज़े सूरत हाल नहीं हो रही है, बेयकीनी बहुत है। वजीर खजाना या मुल्क का वजीर आजम आके कौम को ये नहीं बता रहा कि आया हमारी सूरत हाल क्या है और हम किस तरफ जा सकते हैं, डील हो रही है या नहीं हो रही। एक एतमाद दे दे तो कम से कम इतनी जो फ्री फॉल हुआ है करेंसी मार्केट में रुपए का, वो उसके बच जाएंगे। एब्सोल्युटली, ये कॉन्फिडेंस की सारी गेम है रिजवान, चाहे वो स्टॉक हो या डॉलर हो, दोनों में एतमाद नहीं आ रहा है और दोनों हम देख रहे हैं, एक क्रैश कर रही है और एक ऊपर उड़ ही जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। चले जी, कुछ ज़रा किचन का रुख करते हैं अब। और महज जो है वो उन जो सबसे फेवरेट उनका फल है ना, वो आम है। काफ़ी अरसे से कह रही थी कि मैं आम के साथ कुछ करना चाहती हूँ, तो आम के साथ शेफ़ फराह के हमरा क्या कर रही हैं आप बता दें महक। जी, तो शेफ़ फराह हमारे साथ मौजूद है और हम क्या करने वाले ये फराह ही हमें बताएंगी। फराह, आज हम क्या बना रहे हैं? अरे आम जो है, आम तो कहते हैं कि फलों का बादशाह है। वैसे सारे फ्रूट्स अच्छे हैं लेकिन आम का इंतज़ार बड़ा होता है, दूसरे फ्रूट्स का इंतज़ार नहीं होता है, और बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो मैंने सोचा आज, क्योंकि थकन बहुत ज़्यादा हो रही है और बहुत ज़्यादा हम वीक फील कर रहे हैं, तो मैंने सोचा ऐसा एक कोई आपको मिल्क शेक बनाना सिखाऊं जो कि आपकी बॉडी के लिए अच्छा है, आपकी थकावट को दूर करता है और आप एक चुस्त तंदुरुस्त बनाता है। एनर्जी बूस्टर। एनर्जी बूस्टर मैं आपके लिए वो आज बनाने वाली हूँ। थोड़ा सा डिफरेंट, आप किस तरह से बनाती हैं, आप भी बनाती हैं, मैं भी, या फिर हमारे घरों में बनता है कि हम क्या करते हैं, आम लिया, जस्ट हमने शुगर लिया, मिल्क लिया, बस मिल्क शेक बना लिया, हो गया, बन गया जी, इंजॉय करें इसे। लेकिन मेरे जैसे और आपके जैसे लोग कहते हैं नहीं भाई मेरा वजन बढ़ जाएगा, मैं तो इतना हैवी मिल्क शेक नहीं पी सकती। तो हमने उन लोगों के लिए जो कि डाइट करते हैं और जो लोग ये सोचते हैं कि हमारी तवानाई भी बरकरार रहे और हमें ताकत भी मिले और हमें एक चुस्ती जो फुर्ती मिले, लेकिन हमारा वजन ना बढ़े। वजन ना बढ़े, ये जो वेट वाला है ना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। चलिए जी, मैं आज की गुड न्यूज़ है, आम मैं इसके अंदर शामिल करूंगी। अच्छा। हमने अच्छा सा एक मिल्क शेक बनाना है, लेकिन बहुत ही डिफरेंट आप बनाएं, इसको आपको अच्छा लगेगा। देखो क्वांटिटी का ख्याल रखें। इसको मैंने 25 ग्राम्स, बहुत ही कम मैंने जो है वो आम को मैंने इसके अंदर क्यूब्स करके डाला हुआ है। इसके साथ ही पीच जो आए हुए हैं उससे फ़ायदा उठाना चाहिए। विटामिन सी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स से भरपूर है, तो आप इसमें पीच भी थोड़े से डालेंगे। एक मीडियम साइज़ का जो मैंने पीच था उसको वॉश करके अच्छी तरह से मैंने इसको काट लिया है। साथ में हम इसके अंदर ऐड करेंगे पुदीना भी ऐड करेंगे, चंद पत्तियाँ, बिल्कुल हाँ, चंद पत्तियाँ हमने पुदीने की इसके अंदर ऐड कर दी हैं। और साथ ही साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है जो आप कहेंगे है ये कैसे हो गया। अच्छा, वो क्या है? वो है कोकोनट वाटर। अच्छा, ये भी इसके अंदर ऐड करेंगे? इसके अंदर जाएगा। ये क्यों? टेस्ट के लिए? टेस्ट के लिए, एनर्जी के लिए, क्योंकि आपकी मेरी हम जैसे बहुत सारे लोग हैं उनकी लाइफ जो है ना बहुत ज़्यादा बिजी हो गई है, नाश्ता करने का टाइम नहीं है। जो जॉब कर रही हैं या जो मदर्स घर में होती हैं उनको पास इतना टाइम नहीं है कि वो नाश्ता करें। उन्होंने ज़रा से एक थोड़ा 2-3 बाइट लिए चली गई। नहीं, इनके लिए ये बहुत ज़रूरी है। दिन में
एक ग्लास आपको पीना बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर ऐसी जो और ये वेट भी नहीं आप इससे गेन करते, बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें उसके अंदर, और सारी जो चीज़ें हैं, फ्रूट्स हैं, मैंने सारी इतनी क्वांटिटी में रखा है कि आपका वेट बढ़ेगा नहीं। ठीक है, मैंने इसमें कोकोनट वाटर डाल दिया, और मिल्क जो है हम इसमें 1 कप ही ऐड करेंगे। ठीक है, और थोड़ा सा फिर इसके अंदर हमने पानी थोड़ा सा ऐड कर देंगे अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो, ज़्यादा नहीं। और इसको हम बनाएंगे। बस ये मेरे हाल से 1 कप हो चुका है। अगर मुझे बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया तो हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे, वरना हम नहीं करेंगे। बस चला दिया इसको, बस कितना आसान, इतना आसान है भाई, बहुत ही ज़्यादा आसान था। और ये जब तक बन रहा है, आवाज़ तो जा रही होगी ना? बिल्कुल बिल्कुल आवाज़ आ रही है, आप बात कर सकती हैं, आप बात कर सकती हो। तो ये हमारा बन चुका है। एक तो इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और जो लोग खाना खाते नहीं, मैं ये रोटी खाऊंगी तो मेरा वजन बढ़ जाएगा, या फिर मेरे पास टाइम नहीं है, या तो आपने ये बना लेना है। 1 दफ़ा बना लें, 1 जग बना लें, दिन में 2 दफ़ा पिए, 1 दफ़ा पिए, आपकी पूरे दिन की जो डाइट है ना, जो आपको रिक्वायर्ड है, वो आपकी पूरी हो जाएगी। अच्छा, यानी आप दिन में सुबह के टाइम बना लें और फिर इसको पूरा दिन चला लें। आप चाहे नाश्ता ना करें, ब्रेकफास्ट ना करें, आप ये बस पी लें और आपकी इतनी एनर्जी आएगी। और वो बच्चे आजकल छुट्टियां हैं, बड़ा गेम्स खेल रहे होते हैं, खाने की तरफ जाते नहीं। जो माएँ मेरे घर में भी मैं देख रही होती हूँ, वो निवाले बना बना के खिला रही होती है, पीछे भाग रही होती है, जो है वो थक जाती है कि कुछ खा लो भाई। तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी रेसिपी है कि सारी चीज़ें एक बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं है, बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा हैवी नहीं है कि आप कहते हैं भाई अब मैंने मिल्क शेक पी लिया तो मैंने खाना नहीं खाना, क्योंकि हम ऐसे ही करते हैं, या तो मिल्क शेक या तो फिर खाना। लेकिन सही है, यानी ये आप पी लें, उसके बाद आप खाना भी खा सकते हैं। सही है। और ये इतनी एनर्जी, और बुजुर्ग जिनके घर में होते हैं वो कहते हैं नहीं खाना नहीं खाना, मेरा पेट खराब हो जाएगा, मुझे ये हो जाएगा, तो ये आपके लिए भी बहुत अच्छा है कि आप बुजुर्गों को दें, जिन घर में बड़े लोग हैं उनको दें, उनके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी आएगी। गर्मी हब्स का जो माहौल है ना, वो आपकी हब्स और गर्मी को अंदर से जो हमारी गर्मी होती है उसको भी दूर करता है। अच्छा, फिर वैसे ये भी कहते हैं कि आम गर्म होता है, इसकी तासीर गर्म होती है, ऐसा ही है? आम की तासीर गर्म बिल्कुल होती है, लेकिन इसको पहले ठंडा करना चाहिए। पहले ज़माने में क्या होता था, एक बड़े से पतीले में पानी डालकर बर्फ ऐड करके उसको रखा जाता था। आजकल हमारा ये दौर चला गया है, हम क्या करते, जस्ट वॉश किया, काट के खाया, फिर कहते दाने निकल आए, गर्मी हो गई, इसका थोड़ा रेस्ट तो दे। अच्छा, आप जब मिल्क शेक पी रहे हैं, मैंगो मिल्क शेक आप जब ले रहे हैं और कुछ ऐड नहीं करे, जस्ट मैंगो और मिल्क, ठीक है, उसमें थोड़ी सी आपने क्रीम भी ऐड कर दी, तो मुझे ये बताएं कि उसके बाद तो नहीं होता कि दाने निकल आए हैं या कुछ ऐसा है? नहीं, मिल्क मैंगो को किसी के साथ हम ऐड कर लें, दही के साथ कर लें, मिल्क के साथ कर लें, ज़्यादा पानी डाल दो तो फिर उससे दाने नहीं निकलते। उसको ठंडा करना। और देखिए, हर चीज़ की जो ज्यादती होती है ना, ज़्यादा चीज़ें, खाना भी ज़्यादा खा लेंगे तो आप बैठ नहीं सकेंगे, तो आपको उस तरह से जैसे एक जो ग्लास है मिल्क शेक का पीना चाहिए, आप 2 पी लेंगे तो फिर तो आपको दाने भी निकलेंगे, आपका पेट भी खराब होगा। आम आपका पेट साफ भी करता है और आपका पेट खराब भी करता है, ठीक है ना, तो दोनों चीजें हो सकती हैं। तो आपको आम को थोड़ा सा आपने संभाल के खाना चाहिए, क्वांटिटी का ख्याल रखना चाहिए, नहीं कि इतने आम पड़े होते मैं 4 के 4 आम खा लूं, ऐसा नहीं होता। हाथ रुकता नहीं ना। अच्छा, मैं उन लोगों के लिए आम जब आते हैं ना, तो लोग कहते हैं जिनको शुगर होता है, वो कहते हैं यार हम आम आए हम नहीं खा सकते हैं, तो उनके लिए कि आप जो खट्टा मीठा आम है ना, वो आप 50 ग्राम खा सकते हैं। और फिर 50 ग्राम की अगर बात मैं करूँ तो ये वाला जो हमारे पास बाउल है वो आप भर के क्यूब करके आप खा सकते हैं, खट्टा मीठा और एक सही है। अच्छा, ठीक, बस ये बॉल आपने खाना है, खट्टा मीठा हो, जो आपको खट्टे का भी टेस्ट आ रहा है, थोड़ा सा मीठे का भी, तो क्या होता है इससे क्रेविंग हमारी थोड़ी सी दूर हो जाती है। हाँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर मैं वेट लॉस की बात करूं तो ये आम के जरिए कोई तरीका है वजन कम करने का? बिल्कुल तरीका है। अच्छा, मैं आपको ऐसे वर्बली बता देती हूँ क्या है। आम, जैसे कि आपने ये 50 ग्राम्स आम है, देखिए जो वजन अपना कम करते हैं ना, उनको अपने खाने पीने में हम पोर्शंस बनाते हैं, हम क्वांटिटी का बहुत ख्याल रखते हैं। चाहे ये क्वांटिटी आप दिन में 3 दफ़ा खा लें, लेकिन एक टाइम में इतने ज़्यादा नहीं खाना। आपने क्या करना है, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया है, मैं आपको कम करके बता देती हूँ कि हमारे पास 50 ग्राम्स आम होते हैं। चाहे आप अपनी तसल्ली के लिए छोटे छोटे पीस कर लें, सही ना, क्योंकि छोटे छोटे बाइट लेंगे तो हमें भी तसल्ली होती है, हमने ज़्यादा खाया है। तो आपने ये ले लिया, इसमें थोड़ा सा पुदीना आपने डाल देना है, और 2 चीज़ें, ज़ीरा, अजवाइन, सही, जीरा, अजवाइन। कितनी क्वांटिटी? बहुत कम क्वांटिटी पे आपने ऐड करने से, आपने पाउडर बना लिया है तो 2 चुटकियां आपने डाल दी, 2 चुटकियां, ठीक है। ये आप इसको खा लें, आपका वेट नहीं बढ़ेगा,
ठीक है। अच्छा, जहाँ है वहीं रुक जाएगा या कम होगा? नहीं, जहाँ है वहाँ रुक जाएगा। अगर अब मजीद डाइट करेंगी तो और भी कम होगा। देखिए ये आपको ये नहीं करता कि आपको वेट आपको कम कर देगा, मतलब जहाँ है वहाँ पे स्टॉप होगा। और जब तक आम का जो सीजन है आप इसे एंजॉय करें, सही ना। वो सीजन तो सब भागता है, आम आए गायब हो गए, तो आप एंजॉय करें। इवन हमारे अगर मैं बात करूँ तो समर में जितने भी फल आते हैं, गर्मियों के जितने भी फल है, वो सारे इतने मजे के होते हैं, कितने मजे के, और नेमतों से भरपूर हर एक फल जो है, जैसे आड़ू हो गया, आम, लीची, खुबानी, आलू बुखारा, सब चीजें बड़े बहुत सारे फ्रूट्स इतने अच्छे, अंगूर भी मैंने देखे हुए मार्केट में, इतने अच्छे आए हुए फ्रूट्स, तो आप सबको एंजॉय करें, सबको। अच्छा फरा, एक और चीज़ है, मतलब हमने ये देखा कि जैसे मेरी अम्मा आम की चटनी बना के रख लेती हैं और दोपहर के टाइम जी एक रोटी और आम की चटनी, ये उनका लंच है। तो ये आप ये भी अपने घर में कर सकते हैं, आम की चटनी बना के रख सकते हैं। आपने आम की चटनी बना लें, और लोग पता क्या कहते हैं, आम का जो गुदा होता है ना, इसका पल्प, उसको निकाल के पूरी के साथ सुबह खाते हैं, पराठे के साथ खाते हैं। बहुत पुरानी रिवायत है, आजकल की नहीं है। आम की चटनी बना सकते हैं, केरी जो कच्ची होती है उसकी आप चटनी बना के रख सकते हैं। आम की तो इतनी सारी डिशेज है। मैंने बहुत सारे शोज में आम की क्यूब से मैंने बिरयानी बनाई है। बिरयानी? यस, मैंने मैंगो बिरयानी, बिल्कुल कढ़ाई बनती है। ये इंटरनेशनल रेसिपीज हैं ये सारी, फ्रूट्स के साथ, बनानास के साथ, क्योंकि हमारा टेस्ट इस तरह से नहीं, हमारा थोड़ा रिवायती वो मिर्च मसाला और तीखा वाला टेस्ट है। लेकिन आप बनाएंगी ना, पुलाव बनाएंगी आम का, बहुत अच्छा, मैं आपको रेसिपी दे दूंगी। मैंने बिल्कुल लाइव शो में बनाए हैं ये सारी चीजें, बहुत जबरदस्त बनती है। उसके पकौड़े मैंने बनाए आम के, मैंगो पकौड़ा बहुत अच्छे बनते हैं। बॉक्स पेटीज बनाए हैं। तो अल्लाह ताला ने जो हमें ये फ्रूट्स दिए, जो सीजन के फ्रूट्स हैं, उसे आप एंजॉय करें। अच्छा, मुझे लगता है कि वो बच्चे ना जो कि आम नहीं खाते और आम खिलाना जिनको हम समझते हैं कि बच्चों को जरूरी है, इसको आप सेंटर में से कट करें, 2 पीस में डिवाइड करें, जो कि मेरे अब्बा करते थे, और फिर एक पीस को आप ये तो जेली से भर दें या आइसक्रीम से आप उसको फिल कर दें, और फिर आप उसको थोड़े ठंडा होने के बाद अपने बच्चे को दें। और आपने बच्चों के लिए बताया तो मेरे माइंड में एक रेसिपी है। जेली बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, जेलीज को तो इतने शौक से खाते हैं, वो पानी में डिजोल्व करके जस्ट इसको आपने सेट करना होता है। आपने क्या करना है, आम का पल्प बना लेना है, जेलीज को आपने इसी तरह से जेली आपने सेट कर बना लेनी है। आम का पल्प जेली में मिक्स करके इसको सेट करने, आप छोटे छोटे कंटेनर्स आते हैं बच्चों के कार्टून्स बने हुए, तो वो आम भी आप बच्चों को खिला देंगे, जेली भी बच्चे शौक से खाएंगे, तो वो पूरा सेट हो जाएगी, जम जाएगी, तो बच्चे शौक से खाएंगे। सही है, ठीक है फराह, थैंक यू सो मच। इतनी जबरदस्त आपने एक एनर्जी बूस्टर आपने हमें बताया। मॉर्निंग में, इवनिंग में, या फिर आप दोपहर को लंच, थोड़ा सा लंच करें और एक ही गिलास ले लें। तो जनाब, आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात करेंगे हम मंडे को। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और 2 दिन आपने क्या करना है, वीकेंड पे बेस्ट ऑफ नया दिन जरूर देखना है, फीडबैक देना है अपना, दुआओं में हमें याद रखना है। अल्लाह।